हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं पिछले 1 साल के, उस पर हमारे सिर्फ 2 लेक्चर आएंगे और 2 लेक्चर्स में हम पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है और कल हमारा एक सेकंड लेक्चर आएगा। उसके बाद हम आपको रिवीजन जो कंबाइंड लेक्चर होंगे वो प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ ही हमने आपको पहले ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स पिछले जुलाई 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा हमने पॉलिटी से रिलेटेड पिछले 1 साल का सारा करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर दिया है, साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड प्रोवाइड कर दिया है, और साथ ही साथ इंडाइसेस और रिपोर्ट्स का भी एक सेपरेट लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने पूरे 1 साल का पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज़ में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा एक लेक्चर हो रहा है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम बचे हुए मंथ्स के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हम मेनली 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स देखेंगे, जनवरी से मार्च अप्रैल तक के। तो इसमें जो है शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। देखिए, नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या एनवायरनमेंट इकोलॉजी पर बेस्ड जो यूपीएससी पूछती है, तो यूपीएससी का ये पैटर्न है, वो जनरली आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, या जैसे कि नेशनल पार्क जैसे छोटे एग्जाम्स या स्टेट पीसीएस में आपसे नेशनल पार्क्स और उनसे रिलेटेड राज्य पूछ लिए जाते हैं, स्टेट्स पूछ लिए जाते हैं। तो यूपीएससी जनरली इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछती है। यूपीएससी के लिए आपको नेशनल पार्क्स पढ़ते समय क्या याद रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वेजिटेशन कैसी है, किस तरह का वहाँ पर रीजन है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, या फिर अन्य तरह का रीजन है। तो वहाँ पर वनस्पति कैसी है, वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, किस तरह के वहाँ पर फ्लोरा एंड फोना है, फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधे जीव जंतु किस तरह के पाए जाते हैं। और अगर कोई नदी बहती है तो वो नदी कौन सी है, या फिर उस नदी की आपको सहायक नदियाँ या कोई स्पेशल लेक्स हैं वहाँ पर। तो ये आपको मेनली चीज़ें फोकस रखनी होती हैं। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नेशनल पार्क जो होते हैं एक जंगल के एरिया होते हैं, या जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो एक जंगली एरिया होते हैं। तो यहाँ पर ट्राइबल्स आदिवासी लोग रहते हैं, तो आपको वहाँ की मेन ट्राइबल भी पता होनी चाहिए। तो यूपीएससी जो फोकस करती है इसी तरह के पॉइंट्स पर फोकस करती है नेशनल पार्क से रिलेटेड न्यूज़ में। तो हमारे लिए यही चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो देख लेते हैं दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ा ये दलदलीय जंगल है। आगे इसमें पेड़ पौधे यानी कि इसमें फ्लोरा क्या है, दिब्रू साइखोवा में अर्ध सदाबहार वन, जंगल, पर्णपाती जंगल, लिटलर और जंगल, दलदल जंगलों और गीले सदाबहार यानी कि गीले जो होते हैं आपके नम सदाबहार जंगलों के जो हैं पैच शामिल हैं। तो यहाँ पर कई तरह की वेजिटेशंस भी पाई जाती हैं। वेजिटेशन जैसे कि आपकी ट्रॉपिकल, टेम्परेट, या आपका जो पर्णपाती होते हैं ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट, इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। तो ये सभी जंगलों का मिला जुला स्वरूप है। अब माजुरी मोटाकुंड वेटलैंड, आपने माजुरी आइलैंड के नाम के बारे में सुना होगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। हम भारत का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर आइलैंड, तो ये भी इसी रिजर्व का हिस्सा है, माजुरी मोटापुंग वेटलैंड। अगली न्यूज़ है हमारी। देखिए, ये हर साल न्यूज़ में रहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो हमारे यहाँ हर साल न्यूज़ में रहती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हर साल न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि पैंगोलिन आपको हर साल न्यूज़ में मिलेंगे। दूसरी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपको हर साल न्यूज़ में मिलेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ एक क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल, ये हर साल आपको न्यूज़ में मिलेंगे। इसी तरह गंगा डॉल्फिन या फिर जो हमारे चिल्का झील में डॉल्फिन पाई जाती हैं वो डॉल्फिन। तो ये कुछ 4-5 ऐसे स्पीशीज़ हैं, ये आपको रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ में मिलेंगे। और एक स्पेशल फोकस ये करना होता है स्पीशीज़ पढ़ते समय हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, कि जो भी एक तो जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ होंगी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को या हमारे यहाँ के प्राणी जात को जो एंडेमिक स्पीशीज़ को खतरा प्रदान कर रही होंगी, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। या फिर कोई ऐसी नई स्पीशीज़ जो चर्चा में रहती है, जो पहली बार जिसकी डिस्कवरी हुई है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी क्या है, इंडियन पैंगोलिन से संबंधित न्यूज़। देखिए, ओडिशा वन विभाग ने पैंगोलिन शिकार और व्यापार जांच के लिए क्या किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की कठोर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है। अभी क्या है, पैंगोलिन जो होते हैं वो जो आंट ईटर्स होते हैं, आंट ईटर्स यानी कि चींटियों का भक्षण करते हैं, ये एकमात्र
ज्ञात स्तनधारी हैं इस विशेषता के साथ कि जिसके ऊपर कैरोटीन का, जैसे आप ये देख रहे हैं इनके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, इसी तरह के हल्के फुल्के स्केल्स मछलियों के ऊपर भी होते हैं, फिश के ऊपर, लेकिन जो पेंगुलिन के ऊपर स्केल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरह के स्केल्स पाए जाने वाली ये एकमात्र मेमल्स हैं, मतलब एकमात्र ऐसा मेमल्स है जिसके ऊपर इस तरह के स्केल्स पाए जाते हैं, जिसकी बॉडी पर ये स्केल्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं स्केल्स की वजह से स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन से और आपका जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड किया जाता है, क्योंकि इनको माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा ताकत के लिए भी आवश्यक है, या फिर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जादू टोने की दृष्टि से भी इनका बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड किया जाता है। अब इनका आहार क्या है, इनकी डाइट क्या है? ये जो है पेंगुलिन रात्रि भोजन, ये रात्रि में खाना खाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, और दूसरी चीज़ ये आंट ईटर है, चींटियों का भक्षक करते हैं या दीमकों का भक्षण करते हैं। आगे इसमें देखिए, पेंगुलिन की विश्व में 8 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 8 स्पीशीज़ जो हैं ये पेंगुलिन की पाई जाती हैं, जिसमें से 2 इंडिया में पाई जाती है। कौन कौन सी है? एक तो इंडियन पेंगुलिन है और दूसरी है चाइनीज़ पेंगुलिन। तो आपको इन दोनों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो इंडियन पेंगुलिन का जो नाम है वो साइंटिफिक नेम क्या है? मनीस क्रेसिकाउडाटा, और जो चाइनीज़ पेंगुलिन है इसे कहते हैं मनीस पेंटाडैक्टिला। इसका आवास, अब इसका हैबिटेट कहाँ है? हैबिटेट में भारतीय पेंगुलिन जो है आपको कुछ हिमालय से उत्तर पूर्व को छोड़कर व्यापक रूप से भारत में वितरित है, यानी कि जो इंडियन पेंगुलिन है केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर पूरे भारत में आपको मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं मिलता है। तो आपको ये याद रखना है बहुत, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पेंगुलिन ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। तो आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न ये हो जाए कि नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगा, जबकि ये नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर पूरे इंडिया में वितरित है। लेकिन जो चाइनीज़ पेंगुलिन है, जो चाइनीज़ प्रजाति है पेंगुलिन की, वो हमारे यहाँ कहाँ पाई जाती है? पूर्वी नेपाल, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर पूर्व बांग्लादेश, दक्षिण चीन के माध्यम से हिमालय की तलहटी में। अब हिमालय की तलहटी का मतलब ये है कि ये पूरे हिमालयन रीजन, इंडियन हिमालयन रीजन में पाया जाता है। अब जो हमारी इंडियन पेंगुलिन है, इंडियन पेंगुलिन की प्रजातियां जो हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये केवल इंडिया में नहीं पाया जाता, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी शामिल हो जाता है। और चाइनीज़ पेंगुलिन ये पूर्वी नेपाल, भूटान, उत्तरी भारत और उत्तर पूर्व बांग्लादेश, उत्तरी भारत और उत्तर पूर्व बांग्लादेश और दक्षिण चीन के माध्यम से हिमालय की तलहटी में। अब इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? इसमें इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1 में, यानी कि शेड्यूल 1 में रखा गया है। और IUCN की जो सूची है उसमें ये संकटग्रस्त रूप से लिस्टेड है, एंडेंजर्ड रूप में लिस्टेड है। कौन सी? चाइनीज़ पेंगुलिन। अगली न्यूज़ है हमारी उमेद पाओनी करंदला वन्यजीव अभयारण्य, उमेद पाओनी करहंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि उमेद पाओनी करदंदला वन्यजीव अभयारण्य नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ बाघ मृत पाए गए हैं, इसलिए 2 बाघ मृत पाए गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये विगंगा नदी, ये गोदावरी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी जो दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है जिसको, उस नदी की एक सहायक नदी है विगंगा नदी। इस नदी यहाँ से नदी से होकर ये नदी जो है इस अभयारण्य से होकर बहती है, और तड़ोबा आंधी टाइगर रिजर्व के साथ भी ये होकर बहती है। तो अभयारण्य प्रजनन बाघों, गौर, जो इंडियन गौर होते हैं, इंडियन गौर या इंडियन बाइसन जिसे कहते हैं, बाइसन भी कहते हैं, कहाँ? उत्तरी भारत में से जंगली कुत्ते और फ्लाइंग गिलहरी, यहाँ पर ये सारे जानवर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पाए जाने वाले इसका स्थान कहाँ है? तो आपको ये पता होना चाहिए इस वन्यजीव अभयारण्य को, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के नागपुर में। तो अब महाराष्ट्र के अन्य संरक्षित जो साइटें हैं, अन्य स्थल कौन कौन से हैं? पहला है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नौगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मेलाघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। ये सारे जो हैं संरक्षित साइटें हैं, ये कंजर्वेशन साइट्स हैं। इसके अलावा साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इस नेशनल पार्क, इस जीव को यानी कि बाघ को साइट्स की अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अब सॉरी, ये थोड़ा शफल हो गया, ये पेंगुलिन वाला जो हमारा स्लाइड है वो थोड़ी सफल हो गई है, तो पेंगुलिन को यहाँ पर जो कुछ छूट गया था वो यहाँ पर है अगली स्लाइड में। अगली न्यूज़ है हमारी दीपोर बिल। तो दीपोर बिल क्या है? ये दक्षिण पश्चिम असम के गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम किनारे पर आर्द्र भूमि है दीपोर बिल। तो ये क्या है? ये असम के गुवाहाटी जो ज़िला है, गुवाहाटी ज़िले के दक्षिण पश्चिम रीजन में, यानी कि दक्षिण पश्चिम रीजन में दीपोर बिल क्या है? एक वेटलैंड एरिया है। ये असम के भारत के कामरूप जिले में गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में एक स्थायी ताज़े पानी की झील। तो ये क्या है? एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की तलहटी में है और ये ताज़े पानी की फ्रेश वाटर लेक है दीपोर बिल।
ये रामसर कन्वेंशन के तहत एक आर्द्र भूमि है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये रामसर कंजर्वेशन के तहत वेटलैंड के रूप में नामित है। नवंबर 2002 में इसे सूचीबद्ध किया गया था, नवंबर 2002 में इसे लिस्टेड किया गया। ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे बड़ी झील में से एक माना जाता है। ये कई प्रवासी प्रजातियों को आवासीय एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य भी है, यानी कि एक ये बर्ड सेंचुरी भी है। दीपोर बिल जो है, दीपोर बिल आपकी एक बर्ड सेंचुरी भी है। कहाँ पर स्थित है? आसाम के ब्रह्मपुत्र घाटी में, गुवाहाटी जिले के दक्षिण पश्चिम में। इसमें कौन कौन से जीव हैं? साइबेरियन क्रेन, स्टॉक और एशियाई हाथी। ताज़े पानी की मछली महत्वपूर्ण प्रोटीन और इस समुदाय के आय का स्रोत है, यहाँ के समुदायों का आय के लिए स्रोत है यहाँ की मछलियाँ। अगली न्यूज़ है हमारी एशियाई वाटर बर्ड सेंसस 2020। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार न्यूज़, इस बार के एग्जाम के लिए। एशियन वाटर बर्ड सेंसस ये क्या है? ये 2 दिवसीय एशियाई वाटर बर्ड जनगणना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपको ये पता होना चाहिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, जो कि एक महाराष्ट्र में स्थित एक संगठन है। जिसने कहाँ पर शुरू की है? आंध्र प्रदेश में 2 दिन की बर्ड सेंसस की है 2020। अब ये क्या है? ये वैश्विक वाटर बर्ड निगरानी कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड जनगणना इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के रूप में जाना जाता है इसे, और वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा समन्वित किया जाता है, यानी कि इसको वेटलैंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट करता है। ये अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया, न्यू ट्रॉपिक्स और कैरिबियाई में अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड जनगणना के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ समानांतर रूप में चलता है। आगे इसमें इसे 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया गया, यानी कि जो वाटर बर्ड सेंसस है उसे 1987 से भारत में शुरू किया गया है। भारत में इसको बॉम्बे प्राकृतिक ऐतिहासिक सोसाइटी, यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा सालाना समन्वित किया जाता है, यानी कि एनुअली इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिकांश प्रजातियों और गैर प्रजनन अवधि के दौरान वेटलैंड्स में जलीय पक्षी आबादी के वार्षिक आधार पर जानकारी प्राप्त करना, वार्षिक आधार पर आर्द्र भूमि की स्थिति और निगरानी करना, और नागरिकों के बीच वाटर बर्ड और आर्द्र भूमि में अधिक रुचि को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। आगे इसमें इसके निष्कर्ष क्या रहे हैं? इस बार इसमें अधिक चिड़ियाघर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, और भारतीय स्कीमर जो एक प्रजाति है यहाँ की बर्ड की, अधिक अध्ययन की इस पर ज़रूरत बताई गई है, जो कि प्रजाति काकीनाडा तट पर प्रजनन करती है। काकीनाडा तट कहाँ पर है? कोस्ट कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में। अभी जलीय पक्षी क्या हो गए? ये वेटलैंड्स इंटरनेशनल के अनुसार वाटर बर्ड को उन पक्षियों की प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि आर्द्र भूमि पर पारिस्थितिकी रूप से निर्भर होते हैं, यानी कि वाटर बर्ड्स ऐसी बर्ड्स होती हैं। इस वेटलैंड्स इंटरनेशनल ने जो इसकी परिभाषा दी है वाटर बर्ड्स की, वो इस रूप में दी है कि वाटर बर्ड्स ऐसी बर्ड्स हैं जो कि वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि पर निर्भर होती हैं अपने जीवन यापन के लिए। इन पक्षियों को एक क्षेत्र के आर्द्र भूमियों का एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक माना जाता है, यानी कि अगर वेटलैंड्स वहाँ पर डिग्रेड हो रही हैं तो वहाँ पर ये पक्षी जो वाटर बर्ड हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है, वहाँ के वेटलैंड के हेल्थ इंडिकेटर का भी ये सूचक होती हैं वाटर बर्ड्स। अब भारतीय स्कीमर क्या है? ये एक वाटर बर्ड प्रजाति है, काले, सफ़ेद और नारंगी रंग में पाए जाते हैं। इसका आवास दक्षिण एशिया में है। ये संख्या में गहरी वितरित और इनकी संख्या में जो है यहाँ पर दक्षिण एशिया में गहरी गिरावट आई है। मुख्य रूप से नदियों या जलाशयों में पाए जाते हैं। भारत में प्रजातियों को ओडिशा के कुछ हिस्सों में और आंध्र प्रदेश में, केंद्रीय भारत में चंबल नदी के पास देखा जा सकता है। देखिए इनको वैसे तो ईस्टर्न कोस्ट में आपको ये ओडिशा में मिल जाएंगे, और कहाँ पर मिल जाएंगे? आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया के अंदर यानी कि सेंट्रल इंडिया में आपको चंबल नदी में मिल जाएंगे। चंबल नदी जो आपकी मध्य प्रदेश से होती है, राजस्थान होती हुई दोबारा यूपी में एंटर कर जाती है। यमुना नदी की सहायक नदी है। इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? IUCN की रेड डेटा लिस्ट में संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी काराकल। काराकल क्या है? अब ये किस लिए न्यूज़ में है? देखिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, इसने 60वीं बैठक में काराकल को गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। तो अब जो काराकल जो है इसको क्या किया गया है? इसकी लिस्ट को स्टेटस को चेंज किया गया है और उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए ये हमारे लिए न्यूज़ में है। इसका काराकल का वैज्ञानिक नाम क्या है? काराकल। एक बार में इसमें काराकल पूरा नहीं हुआ था, इसलिए 2 बार काराकल। अब ये न्यूज़ में किस लिए? देखिए इसका आप फोटो ही देख सकते हैं। ये आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि टाइगर का ये कब है, बच्चा है, टाइगर का बच्चा, तो जिसे कब कहते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, ये एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। ये अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों के सवाना, रेगिस्तान और जंगलों में घूमती है। देखिए क्योंकि बिल्ली है ही मध्यम आकार की और देखने में बिल्कुल आपको पता ही होगा कि बिल्ली जो है टाइगर फैमिली से है, टाइगर फैमिली से रिलेटेड है। टाइगर जो है कैट फैमिली से रिलेटेड है, बिल्ली फैमिली से। तो ये प्रजाति जो है, इसलिए इसका जो आहार भी है वो भी कुछ इसी टाइप का ही है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी टाइप का इसका आहार भी पाया जाता है। तो ये अफ्रीका के और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और रेगिस्तानी और जंगलों में एरियो में पाई जाती है। ये मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया और भारत में भी पाए जाते हैं। इसका फर जो है, इसकी जो खाल है वो आमतौर पर ठोड़ी पर सफ़ेद और गले और नीचे
लाल या सुनहरी रंग की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पूरी खाल जो है सुनहरी रंग की है, यानी कि डार्क ब्राउन या ब्राउनिश टाइप की, और जो ठोड़ी पर है वो सफ़ेद होती है। इसके बाकी इसके बारे में इसकी कुछ बनावट के बारे में, शारीरिक बनावट के बारे में बताया गया है। देखिए, बंदरों का भी शिकार करती है, छोटे बंदरों का भी शिकार करने में माहिर है ये बिल्ली। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक है और ये किस तरह लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो भारत में काराकल्स की क्या स्थिति है? भारत में काराकल पर शिकार प्रतिबंधित है, यानी कि इसको शिकार की इस पर रोक है, हंटिंग की। भारत में दुर्लभ प्रजाति है, इसकी उप प्रजाति जो है काराकल शामितजी काराकल शामितजी, ये भारत में पाई जाती है, यानी कि इसकी एक सब स्पीशीज़ है। सब स्पीशीज़ उसका नाम क्या है? काराकल शामितजी, ये भी भारत में पाई जाती है। इसकी उप प्रजाति को अरब से मध्य भारत में वितरित माना जाता है। भारत में जो काराकल्स हैं वो ज़्यादातर मध्य और पश्चिमी भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कांटेदार और झाड़ीदारी जंगलों में पाए जाते हैं। देखिए, काराकल जो है वो भारत में सेंट्रल इंडिया का जो पठार है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो रीजन है वहाँ पर, क्योंकि देखिए जहाँ पर कम जो आर्द्र रीजन जो सूखा रीजन होगा, शुष्क रीजन होगा, वहाँ पर जो है बारिश कम होगी, तो वहाँ पर झाड़ियाँ होंगी, तो ये ऐसे ही क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरह का जो क्षेत्र आपको या तो सेंट्रल रीजन, प्लेटिव रीजन पर मिलेगा, या फिर आपको वेस्टर्न रीजन में जाएंगे पश्चिमी भारत में, यानी कि राजस्थान के कुछ शहरों में मिलेगा, या राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इस तरह का जो क्लाइमेट है वो मिलेगा। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडिवस और ट्रॉपिकल जो झाड़ियाँ हैं, इस तरह के श्रब्स जो हैं, श्रब्स वाले जंगलों में ये पाई जाती हैं। ये बिल्लियाँ कभी कभी राजस्थान और गुजरात राज्यों में भी देखी जाती हैं। अगली न्यूज़ है हमारी एनकेव्स इंडिया फोरम। अब ये क्या है? नेचुरल, एनकेव्स का मतलब है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021। ये प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन, ये एक नाम से सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 का आयोजन किया गया है। अब ये क्या है? ये परियोजना ब्राज़ील, चीन, भारत, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका में, देखिए ब्राज़ील, चाइना, भारत, इंडिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। तो इसमें देखिए आप इससे भी याद रख सकते हैं कि ये ब्रिक्स नेशन जो हैं उसकी तरह हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर मैक्सिको इंक्लूड हो गया है। ब्राज़ील, चाइना, भारत, रशिया की जगह आपको यहाँ पर मैक्सिको मिलेगा। तो ब्रिक्स की जगह आप बिमिक्स याद रख सकते हैं। बिमिक्स से आप इसकी निमोनिक बना सकते हैं। ब्राज़ील, आपका मैक्सिको, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पांचों कंट्रीज़ ने मिलकर ये परियोजना शुरू की है। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसका कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, यूएन स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और जैव विविधता सम्मेलन, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है इसको। इसका उद्देश्य इसका पर्यावरण आर्थिक लेखांकन, विशेष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन पर ज्ञान एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 5 भाग लेने वाले भागीदार देशों की सहायता करना है। अब इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि 2021 के अंत तक होगी। वित्त पोषण, इस परियोजना को यूरोपीय संघ द्वारा, यूरोपियन यूनियन द्वारा पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वित्त पोषित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब इस राष्ट्रीय मंच के उद्देश्य क्या होंगे? प्राकृतिक पूंजी लेखांकन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रस्तुत करना, भारत में एनसीए के लिए उभरते अवसरों को प्राथमिकता देना और एनसीए के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए हितधारकों को परिचित कराना। आगे है इसमें ये एनकेव जो है वो इंडिया फोरम, इसके बारे में देख लेते हैं। ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एनकेव्स परियोजना को लागू किया गया है। देखिए किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और आपका एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इन 3 के द्वारा परियोजना को लागू किया गया है। ये एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 का आयोजन वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया है। इसका मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? इसका उद्देश्य पर्यावरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य के बारे में एक मजबूत जागरूकता पैदा करना, बेहतर कल प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक पूंजी के योगदान को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसका महत्व क्या है? परियोजना में भागीदारी ने पर्यावरण को आर्थिक लेखांकन, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस SEEA के
ढांचे की यूएन ऐसी प्रणाली के अनुसार पर्यावरण खातों का संकलन करने में मदद की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये वाला ये टॉपिक, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। अगली न्यूज़ है हमारी आर्कटिक ओजोन छिद्र, आर्कटिक ओजोन होल। अभी क्या हुआ है, विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने आर्कटिक ओजोन छिद्र बंद हो गया है, इसके अभी घोषणा की है। आर्कटिक ओजोन छिद्र जो है एक वार्षिक घटना की खोज इसकी अंटार्कटिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक फॉर्मन, गार्डिनर और शंकलिन ने 1985 में की थी। देखिए इसकी जो आर्कटिक होल है इसकी खोज कब की गई थी, 1985 में। अंटार्कटिका, सॉरी हम बार बार आर्कटिक पढ़ रहे थे, अंटार्कटिका ओजोन होल, अंटार्कटिका ओजोन होल यानी कि साउथ पोल की बात हो रही है। इसकी जो सबसे पहले खोज की गई थी वो 1985 में की गई थी। अब 40 साल पहले ओजोन परत की निगरानी शुरू होने के बाद से ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे बड़ा और सबसे गहरा छिद्र था, जो कि अब बंद होने की पुष्टि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने की है। तो इसलिए आपके ये न्यूज़ का हिस्सा है। इसका श्रवण विश्व स्तर पर होता है। इसको कभी कभी ओजोन छिद्र कहा जाता है। इसके विस्तार के कारण क्या थे, मानव गतिविधियों के माध्यम से वातावरण में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु युक्त रसायन छोड़े जाना, क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु। ये रसायन कुछ मौसम स्थितियों के अनुसार ओजोन परत में प्रतिक्रिया करते हैं और ओजोन के अणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि O3 नष्ट होकर ऑक्सीजन बनती है और वो टूटने लगती है और ऑक्सीजन के अणु अलग हो जाते हैं। उन्हीं मौसम संबंधी कारकों ने भी रिकॉर्ड 2020 आर्कटिक ओजोन छिद्र में योगदान दिया है, यानी कि अब आर्कटिक के योगदान दिया है, अंटार्कटिका ओजोन होल फिल हो रहा है। अगली न्यूज़ है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहाँ पर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, दिल्ली में है। ये बर्ड फ्लू के पुष्ट मामलों की वजह से ये न्यूज़ में था। स्थान हरियाणा का गुड़गांव जिला, ये क्योंकि इसका स्थान जो है हरियाणा में है, गुड़गांव में सुल्तानपुर का, और इसको दिल्ली के बर्ड फ्लू मामले की वजह से ये न्यूज़ में रहा था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षी देखने वाले एक पक्षी स्वर्ग है, मतलब ये पक्षियों का, बर्ड्स का हेवन कहा जाता है इसको। आगे है इसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसका इतिहास 1991 में से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया। पार्क में जीव कौन कौन से हैं, मैमल्स, काला हिरण, नीलगाय, हॉग हिरण, सांभर और तेंदुआ। और इसमें पक्षी बर्ड्स कौन सी है, साइबेरियन क्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे यहाँ माइग्रेंट बर्ड है। ग्रेटर फ्लेमिंगो ये भी माइग्रेटरी बर्ड है, और डेमेसियल क्रेन ये भी माइग्रेटरी बर्ड है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में अन्य कौन कौन से उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और ये जिला यमुनानगर। तो इसमें दो ही हैं, आपका सुल्तानपुर और कालेसर। अगली न्यूज़ है हमारी विरुंगा नेशनल पार्क। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने विरुंगा नेशनल पार्क में 6 रेंजर्स मारे हैं अभी, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। इसका स्थान कहाँ है, विरुंगा राष्ट्रीय पार्क, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये यहाँ पर विरुंगा नेशनल पार्क स्थित है। ये इसके पूर्वी भाग में अल्बर्टिन रिफ्ट घाटी में एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी पूर्वी जो घाटी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, उसमें अल्बर्टा घाटी में ये जो रेड सर्कल देख रहे हैं आप, ये विरुंगा नेशनल पार्क है। 1925 में स्थापित किया गया, अफ्रीका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और पर्वतीय गोरिल्लाओं के लिए प्रसिद्ध है। आगे विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण में विरुंगा पहाड़ी से लेकर उत्तर में रवेंजोरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है। तो आपको ये पहाड़ियों के नाम भी पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इसके दक्षिण में है विरुंगा पहाड़ियाँ, दक्षिण में विरुंगा पहाड़ी है, और उत्तर में इसके कौन सी पहाड़ी है, रवेंजोरी पहाड़ी इसके उत्तर में स्थित है। रवेंजोरी पहाड़ी इसके उत्तर में स्थित है। यह रवांडा में ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान और युगांडा में रवेंजरी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान और क्वीन एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में है। यानी कि देखिए इसकी जो सीमा लगती है युगांडा में लगती है, रवांडा में लगती है। तो रवांडा में जहाँ पर है, यहाँ पर ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है इसकी सीमा, और युगांडा में किससे लगी हुई है, युगांडा में रवेंजरी पर्वत और क्वीन एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान से इसकी सीमा लगी हुई है। यहाँ क्वीन एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान है और रवेंजरी पर्वत का भी हिस्सा युगांडा तक फैला हुआ है। तो इसका महत्व क्या है, ये 1979 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है, इसको नामित विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी इसे दर्जा 1979 में मिला था। और ये जो अफ्रीका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1925 में इसका गठन किया गया था। अगली न्यूज़ है हमारी संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन, प्रभावशीलता मूल्यांकन, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ये क्या है, देखिए ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी किया है। हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने क्या किया है, देश के जो 146 नेशनल पार्क्स हैं उनका, और प्लस
जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनका क्या किया है, असेसमेंट, इफेक्टिवनेस असेसमेंट जारी किया है। ये क्या है, ये इस आकलन के रूप में परिभाषित किया गया है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से किया जा रहा है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए वहाँ के ऑफिशियल्स की, ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस और वहाँ का राज्य की परफॉर्मेंस देखने के लिए कि उन्होंने किस तरह इसको मैनेज किया है, कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया है, या क्या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कोई डिग्रेड हुआ है या वहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें जाँचने के लिए ये असेसमेंट किया गया है। अब इसमें ये जो इसमें रेटिंग दी जाती है, इसमें जो राज्यों को या नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रेटिंग दी जाती है, तो वो रेटिंग किस तरह होती है, वो 4 पैरामीटर्स पर होती है, यानी कि उस रेटिंग में 4 रैंक पर कैटेगराइज किया जाता है। पहली रैंक होती है सब खराब यानी कि पुअर, दूसरी स्कोर 40% तक होती है, इसके बाद 41 से 59% तक वाली रैंक को क्या किया जाता है, उसको फेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद 60 से 74 वाली जो कैटेगरी होती है उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, उनको गुड कैटेगरी में रखा जाता है। और जो 75% से ऊपर जो होता है जहाँ पर परफॉर्मेंस, उनको वेरी गुड की कैटेगरी में रखा जाता है। अब प्रबंधन प्रभावशीलता आकलन के लिए जो ढांचा है वो 6 तत्वों वाला ढांचा की एक प्रणाली है। इसमें है कॉन्टेक्स्ट, योजना, प्लानिंग, इनपुट, प्रक्रियाएँ यानी कि प्रोसेस, और आउटपुट और परिणाम यानी कि आउटकम्स। इसमें इस उपकरण की आवश्यकता क्या है, देखिए वर्तमान में 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 5% को कवर करता है, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ संरक्षित क्षेत्र हैं, कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, वो 903 है टोटल नंबर में। और वो पूरे भारत की जो ज्योग्राफी है, यानी कि पूरी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसका 5% को कवर करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैश्विक बाघ आबादी का 70%, एशियाई शेरों का 70% और तेंदुओं की वैश्विक आबादी का 60% से अधिक भारत में है। तो भारत किस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे। भारत के अंदर जो पूरी वर्ल्ड की जो बाघ आबादी है, टाइगर आबादी है, उसकी टाइगर आबादी का 70% भारत में है केवल। एशियाई जो लाइन्स हैं उनका 70% भारत में है। और जो पूरे वर्ल्ड के लेपर्ड्स हैं, लेपर्ड्स की भी आबादी का 60% से ज़्यादा भारत में है। इसलिए संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावकारिता असेसमेंट का आकलन करना और प्रबंधन मैनेजमेंट प्रभावशीलता के मूल्यांकन की आवश्यकता ये सरकार को महसूस हुई, इसलिए इसका असेसमेंट कराया गया है। अब इसमें कुछ परफॉर्मेंस है, हॉलिस्टिक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए वर्तमान जो मूल्यांकन हुआ है उसके परिणाम में 62.01% के समग्र माध्यम स्कोर के साथ उत्साहजनक रहा है। तो इसमें ये बताया गया क्षेत्रीय प्रदर्शन में भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो उच्चतम समग्र स्कोर उसको प्राप्त हुआ है इस असेसमेंट में, यानी कि वहाँ पर सबसे अच्छी तरह से बायोडाइवर्सिटी को, नेशनल पार्क्स को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को वहाँ पर मैनेज किया गया है और वहाँ पर इंप्रूवमेंट किया गया है। तो वहाँ पर जो स्कोर दिया गया है वो 66.12% स्कोर प्राप्त हुआ, यानी कि वो आपका गुड कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में, गुड कैटेगरी में। जो 60 से ऊपर की कैटेगरी है उसको गुड कैटेगरी में रखा गया है। और उत्तरी क्षेत्र 56% के न्यूनतम औसत स्कोर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर है, वो यूपी है, आपका हिमाचल इत्यादि हैं, तो यहाँ का 56% स्कोर है, यानी कि ये टोटल पूरे भारत के स्कोर का सबसे कम स्कोर, एवरेज स्कोर जो भारत का आया है उसका सबसे कम स्कोर उत्तरी भारत में है। और सबसे अधिक जो स्कोर आया है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आया है, अगर हम क्षेत्रीय तौर पर बात करें। अब सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के सर्वेक्षण में किए गए संरक्षित क्षेत्रों को कुल 146 में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। और अगर हम इंडिविजुअल नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य को और दूसरा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को प्राप्त हुआ है। और सबसे खराब उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्वेक्षण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। और स्पेशली इस बार यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, 100% यहाँ से संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की। अब इसमें अगली न्यूज़ है हमारी अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2020, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा अनुकूलन एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। अब इसमें वार्षिक लागत इसमें बताया गया है कि विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत 2050 तक कम से कम चौगुनी हो जाएगी। यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको जो नुकसान हो रहा है, यानी कि उनको जो नुकसान की भरपाई करना पड़ रही है डेवलपिंग नेशंस को, वो लागत, वो जो नुकसान है वो 2050 तक क्लाइमेट चेंज अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, वैसे ही होता रहा, तो ये लागत जो है इन देशों पर 4 गुनी तक बढ़ जाएगी। तो ये मेन इस रिपोर्ट का
सार है। तो इसमें अनुकूलन वास्तविक या अपेक्षित जलवायु के प्रभावों के जवाब में प्राकृतिक या मानव प्रणालियों के समायोजन की बात करता है। ये सारे ही तौर पर देखता है कि जितना भी क्लाइमेट चेंज, चाहे वो नेचुरल वे में हो रहा हो या फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से हो रहा हो, यानी कि मानव जनित हो, तो वो सारा प्रभाव जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है डेवलपिंग नेशंस को, तो वो उसका जो खर्च आ रहा है, लोगों जो लागत आ रही राज्य सरकारों को, देश की सरकारों को डेवलपिंग नेशंस में, तो वो 2050 तक बढ़कर 4 गुनी हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा। इस अनुकूलन जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की एक प्रमुख स्तंभ है। अब इसका उद्देश्य प्रभावों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाकर देशों और समुदायों को की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करना है। अब इसमें क्या है, ये 3 आयामों पर इसका प्रस्ताव दिया गया है। एक है वित्त अंतर, यानी कि फंडिंग गैप की वजह से आ रहा है। ये जो प्रभाव पड़ रहा है वो फंडिंग गैप की वजह से, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस के पास फंडिंग की यानी कि वित्त पोषण की कमी होती है, टेक्नोलॉजी की भी कमी होती है, आपको पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी गैप, और तीसरा है ज्ञान की कमी, नॉलेज गैप। तो यहाँ की जो स्किल्स लेबर होती है वो या तो अनस्किल्ड होती है या सेमी स्किल्ड होती है जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, या फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी गैप रहता है। और तीसरी चीज़ ये क्या है, फंडिंग का तो गैप रहता ही है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस हैं तो पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा होता नहीं है। तो इस वजह से, इन 3 कारणों की वजह से यहाँ पर ये प्रभाव जो है, इसका असेसमेंट का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और 2050 तक इसका 4 गुना होने की उम्मीद है, अगर इन डेवलपिंग नेशंस को डेवलप्ड नेशंस द्वारा इन तीनों चीज़ों में मदद नहीं कराई गई, या अगर उन्हें फंडिंग नहीं दी गई, अगर उन्हें प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं दी गई, या फिर उन्हें नॉलेज नहीं दिया गया यानी कि स्किल्स नहीं दी गई। अगली न्यूज़ है हमारी, एक गृह शिखर सम्मेलन 2021, वन प्लानेट समिट 2021। ये क्या हुआ, ये हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने जैव विविधता के लिए एक गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट यही है कि कहाँ पर हुआ है अभी इस बार 2021 का, फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित, यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, कॉपरेशन से किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया है। उद्देश्य, शिखर सम्मेलन 4 प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। पहला, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। दूसरा, खाद्य पदार्थ उगाने का अधिक टिकाऊ तरीका ढूंढना, जैव विविधता की रक्षा के लिए धन बढ़ाना, और वनों की कटाई और मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य के बीच संबंधों की पहचान करना। अब इसका विषय क्या है इस बार का, इसकी थीम क्या है, आइए प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें। इसकी थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो इस तरह की थीम जो है, आप, हमारी एडवाइस ये है कि इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है हमारी, पंजाब के हरिके आर्द्रभूमि है, पंजाब हरिके वेटलैंड। तो पहला तो इंपॉर्टेंट यही हो गया आपके लिए कि हरिके लैंड कहाँ पर है, हरिके वेटलैंड पंजाब में स्थित है। ये मध्य एशियाई फ्लाईवे का उपयोग करने वाले शीतकालीन प्रवासी जल पक्षियों ने पंजाब के हरिके आर्द्रभूमि में रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको पता होगा, जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, साइबेरिया, रशिया के जो साइबेरिया रीजन है, जो कि आपका थोड़ा बहुत नॉर्थ पोल तक चला जाता है, यानी कि 60 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर की ओर पड़ता है, 70 डिग्री लैटिट्यूड तक पड़ता है। तो ये रीजन ऐसा है कि जो अक्टूबर नवंबर से बहुत ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, सारे वहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे साइबेरियन क्रेन है, फ्लेमिंगो हैं, ये वहाँ से उड़कर बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करके हमारे यहाँ के देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी रीजन्स में आते हैं और यहाँ पर दिसंबर जनवरी तक रहते हैं और जनवरी के बाद दोबारा से यहाँ से चले जाते हैं। तो अब वो बताया गया है कि हरिके वेटलैंड्स में ये आना शुरू हो गए हैं। हरिके आर्द्रभूमि उत्तरी भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी वेटलैंड है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पंजाब के तरन तारण जिले में स्थित है। 1952 में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बैराज के निर्माण के बाद अस्तित्व में आई, यानी कि ये एक आर्टिफिशियल लेक हो गई है। अब इससे आपको ये पता चलता है कि ये आर्टिफिशियल लेक है, क्यों, क्योंकि 1952 में जब सतलज और ब्यास नदियों का संगम पर बैराज का निर्माण हुआ, एक पुल का बांध का निर्माण किया गया, तो उसके बाद ये अस्तित्व में आई। आगे इसमें प्रवासी पक्षी कौन से हैं, माइग्रेंट बर्ड्स। ये आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान है। सर्दियों में पक्षी मध्य एशियाई फ्लाईवे के माध्यम से भारत में अपना रास्ता बनाते हैं। यूरेशियन कूट, गिलाग गूज, बार हेडेड गूज, गढ़वाल और उत्तरी जैसे पक्षी प्रमुख हैं। हरिके वेटलैंड में इन्हें देखा जा सकता है। इसमें जीव जंतु कौन कौन से हैं, ये आर्द्रभूमि लुप्त प्राय जलीय स्तनधारी के साथ साथ सिंधु नदी डॉल्फिन, उदबिलाऊ और दुर्लभ मीठे पानी के कछुओं की 7 प्रजातियों जैसी सरीसृप जीवों को भी आश्रय देती है। इसे रामसर कन्वेंशन द्वारा 1990 में आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है, यानी कि ये 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि वेटलैंड्स का भी इसको स्टेटस मिल चुका है। अगली न्यूज़ है हमारी, सक्षम जागरूकता अभियान, सक्षम अवेयरनेस कैंपेन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सक्षम नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, पहले किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द्वारा। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक जन केंद्रित ईंधन संरक्षण मेगा अभियान है। पब्लिक सेंट्रिक है और फ्यूल कंजर्वेशन
फ्यूल कंजर्वेशन मेगा अभियान है। इसका उद्देश्य बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के प्रतिकूल स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों को उजागर करना। तो आपको कार्बन फुटप्रिंट भी पता होना चाहिए। तो कार्बन फुटप्रिंट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनके स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर, हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, इसकी जाँच करना, असेसमेंट करना या इसको उजागर करना इसका उद्देश्य है। अब इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन पर परिवर्तित करने और जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने के लिए राजी करना है। अभियान विभिन्न अखिल भारतीय गतिविधियों जैसे साइक्लोथॉन, जैसे कि आपने हैकाथॉन सुना होगा, ऐसी साइक्लोथॉन, किसान कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, पेंटिंग प्रतियोगिता, सीएनजी वाहन ड्राइविंग प्रतियोगिता, इसके माध्यम से अभियान स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लाभों के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाएगा। आगे है इसमें इसके 7 प्रमुख चालक। ये अभियान प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित 7 प्रमुख चालकों के बारे में जागरूकता फैलाएगा। तो 7 की ड्राइवर्स, 7 मेन जो की ड्राइवर्स हैं इनके बारे में जागरूकता फैलाएगा। ये कौन से? गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग, जैव ईंधन चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता, जो जितने भी बायो फ्यूल्स हैं उनको चलाने के लिए यानी कि उनका यूज़ करने के लिए घरेलू जो डोमेस्टिक सोर्स हैं, यानी कि डोमेस्टिक सोर्स जैसे कि जट्रोफा, जैसे कि आपका मक्का, इस तरह के गन्ने की जो खोई होती है, बोगास, तो वो उनका यूज़ करके डोमेस्टिक लेवल पर ही जितना भी बायोफ्यूल है उसको जनरेट करना या प्रोड्यूस करना, निर्धारित समय सीमा के साथ अक्षय लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कि जो भी टैगलाइन या डेडलाइन रखी गई हैं रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए या उनका योगदान बढ़ाने के लिए उनको पूरा करना, समय से पूरा करना, गतिशीलता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि, हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग में वृद्धि और सभी ऊर्जा प्रणालियों में डिजिटल नवाचार। अगली इसमें है आगे है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पीसीआरए क्या है? ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है रजिस्टर्ड सोसाइटी है। रजिस्टर्ड सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत होता है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। उद्देश्य, ये गैर लाभकारी संगठन के रूप में राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में लगी है। इसका कार्य तेल आवश्यकताओं पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण की नीतियों और रणनीतियों को प्रस्तावित करने में सरकार की सहायता करना इसका कार्य है। अगली न्यूज़ है हमारी भारतीय स्टार कछुए, इंडियन स्टार टॉर्टोइस। ये क्या है? ये देखिए आंध्र प्रदेश से ओडिशा ले जाते समय अभी स्टार कछुओं की जो इलीगल ट्रेड हो रही थी उसको पकड़ा गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश से ओडिशा ले जाने में। इसका वैज्ञानिक नाम है जियोचेलॉन एलिंगेस। पर्यावास हैबिटेट कहाँ है? विभिन्न प्रकार की शुष्क वनस्पतियों में निवास करना, झाड़ियाँ, घास के मैदान, रेगिस्तानी किनारे और खेती के कृषि परिदृश्य। तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर लैंड पर ही मिलेगा आपको, ना कि पानी में। पानी में भी मिलते हैं लेकिन लैंड पर इनकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब इसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है या इसका एक्सपेंशन? भारतीय तारा, इंडियन स्टार टॉर्टोइस भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में, यानी कि आपका सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रीजन और दक्षिणी भागों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। इसकी संरक्षण की स्थिति, जो कंजर्वेशन स्टेटस है, ये कौन सा है? ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत, जो 1972 के तहत शेड्यूल 4 में लिस्टेड है। शेड्यूल 4 अनुसूची 4, ये सूची उन प्रजातियों के लिए है जो संकटग्रस्त नहीं है। इसमें संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड अनुसूची 1 और 2 की तुलना में कम है। जैसे कि आपको पता होगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो है वो दंड बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो है दंड कम है और ऐसी प्रजातियों को रखा जाता है जो कि एंडेंजर्ड नहीं है। प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जो अपेंडिक्स 1 कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज, जिसे साइट्स भी कहते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये शामिल है। इसकी IUCN जो स्टेटस है वो क्या है? सुभेद्य, यानी कि वल्नरेबल। खतरा इसको क्या है? थ्रेट्स क्या है? एशियाई देश थाईलैंड, चीन और मलेशिया में विदेशी पालतू जानवरों के रूप में उपयोग के लिए अवैध तस्करी प्रमुख चिंता का विषय है। यानी कि जितने भी एशियाई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे थाईलैंड है, आपका चाइना है, मलेशिया है, कंबोडिया है, यहाँ पर इसको पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है, रखा जाता है घरों में या फिर एक्वेरियम में सुंदरता के लिए रखा जाता है। संरक्षण के प्रयास, भारत में स्टार कछुओं की सुरक्षा की स्थिति को परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के संकटग्रस्त प्रजातियां एंडेंजर्ड स्पीशीज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगली न्यूज़ है गुच्ची या मोरेल या गुच्ची। ये क्या है? देखिए जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में उगने वाला दुनिया का सबसे महंगा मशरूम, इसको भौगोलिक संकेतक इसके लिए मांगा गया है। अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशरूम हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत खाते हैं और बहुत महंगा वाला खाते हैं, तो इसलिए मशरूम की जो प्रजाति है ये जम्मू कश्मीर की है। और दूसरी चीज़ ये है, ये दुनिया की
दुनिया के सबसे महंगे मशरूम के रूप में इसको नामित किया गया है। और हो सकता है कि अब मोदी जी यही खाने लगें, क्योंकि अब तक वो सबसे महंगा खाते थे, अब इसके बाद सबसे महंगा जब ये हो गया है तो इसको ही खाने लगेंगे वो। तो गुच्ची या मोरेल क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक मशरूम की प्रजाति है, स्पीशीज़ है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। इसको के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मांगा गया है। स्थानीय रूप से गुच्ची या मोरेल कहा जाता है। इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है। स्थानीय किसानों और आदिवासियों द्वारा एकत्रित की जाने वाली वन उपज है, यानी कि ये फॉरेस्ट उपज है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें औषधीय और सूजन रोधी गुण होते हैं। एंटी स्वेलिंग इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये समशीतोष्ण वनों में पाया जाता है, टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया जाता है। भौगोलिक संकेतक देखिए, ये कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प या औद्योगिक सामान। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है वो किसको दिया जाता है? वो एक या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दिया जाएगा, या कोई नेचुरल प्रोडक्ट हो, या फिर मैन मेड प्रोडक्ट हो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, चाहे वो हाथ से निर्मित हो यानी कि हैंडीक्राफ्ट हो, या फिर वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो। तो अगर औद्योगिक रूप पर स्तर पर भी बनाया गया है तो भी उसे जो दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जा सकता है। जैसे कि आप कई मिठाइयों के नाम भी पता होगा आपको जो साउथ इंडिया में बनती हैं। इसी तरह आपको कई जो प्रोडक्ट हैं ऐसे जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि शाही लीची, जिसके बारे में हमने ज्योग्राफिकल लेक्चर में डिस्कस किया था। अब भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा शासित है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है, यानी कि 10 वर्षों की इसकी वैलिडिटी होती है, 10 ईयर्स की। उसके बाद ये रिन्यू कराना पड़ता है समय समय पर। प्रत्येक 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। आगे है इसमें जीआई टैग के लाभ क्या है? भारतीय भौगोलिक संकेतकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। पंजीकृत जीआई का अनाधिकृत उपयोग को रोकता है। अब ये इस नाम से जब जीआई टैग मिल जाता है तो इस नाम से कोई और अपने मशरूम को नहीं बेच सकता, यानी कि मोरेल नाम से या गुच्ची नाम से उसकी धोखाधड़ी नहीं की जा सकती, नहीं तो उस पर कानूनन कार्यवाही कर दी जाएगी। भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। जीआई संरक्षण से अन्य देशों में उत्पाद की पहचान होती है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगली न्यूज़ है हमारी बांदीपुर टाइगर रिजर्व। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इसमें नुगु जलाशय में एक जो हाथी फंसा था, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसका स्थान क्या है? टाइगर जो है रिजर्व कर्नाटक के 2 निकटवर्ती जिलों मैसूर और चामराजनगर में स्थित है। तमिलनाडु और केरल राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन कहाँ पर है? इसका केरला का, कर्नाटका और तमिलनाडु का, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इसकी स्थिति 1974 में बांदीपुर टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहले 9 टाइगर रिजर्व के में से एक के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या किया गया? टाइगर रिजर्व के रूप में इसे नामित किया गया। आगे इसमें 1985 में आसपास के क्षेत्रों को शामिल करके बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया, यानी कि 1985 में इसको बांदीपुर नेशनल पार्क का नाम दिया गया। इसमें नदियाँ कौन सी? उत्तर में इसमें काबिनी नदी और दक्षिण में मोयर नदी के बीच स्थित है। इसकी यानी कि अगर ये नेशनल पार्क है तो इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है? काबिनी नदी। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी है? दक्षिण में है इसकी मोयर नदी। नुगु नदी पार्क से होकर गुजरती है। अब ये जो पार्क है यहाँ से होकर कौन सी नदी गुजरती है? नुगु नदी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम में नागरहोल टाइगर रिजर्व इसका कर्नाटक। काबिनी जलाशय दोनों को अलग करता है, यानी कि काबिनी जलाशय जो है, काबिनी रिजर्वॉयर जो है, ये नागरहोल टाइगर रिजर्व और आपका ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को अलग एक दूसरे से अलग करता है, जो दोनों आपके कर्नाटक में स्थित हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व दक्षिण में है, इसके दक्षिण में है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। दक्षिण पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, दक्षिण पश्चिम में इसके कौन सा है? वायनाड, यानी कि केरला का। तो आप देख सकते हैं ये जो मैप है साउथ इंडिया का, ये इसमें कर्नाटक, आपका केरल और ये तमिलनाडु, ये इन सबकी ये जो है इन तीनों की जो है ट्राई जंक्शन पर है। तो यहाँ पर है तो इसके दक्षिण पश्चिम में तो जाहिर सी बात है केरला आ जाएगा, और इसके दक्षिण में तमिलनाडु आ जाएगा, और इसके उत्तर में कौन सा है? उत्तर में जो होगा वो कर्नाटक का ही है, नागरहोल। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में दक्षिण में, और दक्षिण पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सारे इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपको नदियाँ भी पता होना चाहिए। इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है? इस बांदीपुर टाइगर रिजर्व के उत्तर में है काबिनी नदी और दक्षिण में है मोयर नदी, और इस पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरती है? नुगु नदी। नुगु नदी इस पार्क से होकर गुजरती है। तो ये कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे इसमें है नागरहोल, मधुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड के साथ बांदीपुर दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी जंगली आबादी है। ये लैंडस्केप दुनिया में सबसे बड़ी एशियाई हाथों की आबादी का भी घर है और मैसूर हाथी रिजर्व का हिस्सा है, यानी कि ये मैसूर
एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व, ये कौन सा है? बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव है। यानी कि इसमें एक और है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है मलाई महादेश्वर। इसको इस पर विचार चल रहा है इसको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। तो ये सारे इसमें अभयारण्य थे। आगे इसमें इसकी उपप्रजातियाँ, एशियाई हाथी की 3 उपप्रजातियाँ हैं। भारतीय सुमात्रन, एक पहला है इंडियन एलिफेंट, सुमात्रन और श्रीलंकाई। तो इसमें इसका स्टेटस देख लेते हैं, प्रोटेक्शन स्टेटस। IUCN की सूची में संकटग्रस्त रूप से ये लिस्टेड है एंडेंजर्ड रूप में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में संरक्षण के प्रयास, गज यात्रा, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, माइक कार्यक्रम, जो माइक कार्यक्रम ये हाथियों से रिलेटेड है, और प्रोजेक्ट हाथी, ये सारे कार्यक्रम हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए हैं। अगली न्यूज़ है हमारी ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट क्या है? ये गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया है। तो ड्रैगन फ्रूट का भी नाम गुजरात सरकार ने बदला है, इसको कमलम नाम दिया गया है। ड्रैगन फ्रूट दक्षिण और मध्य अमेरिका के लिए स्वदेशी जंगली कैक्टस की एक प्रजाति है। इसे पपीता या पिथाया कहा जाता है। देखिए, दक्षिण और मध्य अमेरिका में, यानी कि आपका सेंट्रल अमेरिका जिसे और साउथ अमेरिका, जिसको दोनों को मिलाकर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाकर क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा, इनको मिलाकर एक सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है, लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है? पपीता या पिथाया नाम से जाना जाता है। इसका गूदा जो है सफ़ेद या लाल होता है। एक सामान्य पीला पपीता भी होता है, यानी कि पीला कैक्टस भी होता है। ये कीवी फ्रूट की तरह छोटे बीजों से का बना होता है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, तो आपको पता होना चाहिए ये गुजरात में पैदा होता है। अगली न्यूज़ है हमारी, पहला भेड़िया अभयारण्य, फर्स्ट वॉल्फ सेंचुरी। कर्नाटक में पहला भेड़िया अभयारण्य बनाने की जो है बात चल रही है। तो कर्नाटक राज्य के अंदर पहला जो वॉल्फ सेंचुरी है वो कोप्पल में बनाने की बात चल रही है। स्थान क्या है? कल्याण, कर्नाटक क्षेत्र के कोप्पल जिले में, बांकपुर की शुष्क भूमि में प्रस्तावित है। ये छोटी सी न्यूज़ थी, इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़्यादा इसमें अभी आगे इंप्रूवमेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा। अगली न्यूज़ है हमारी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्या किया है? अभी GIS और बहु मॉडल आधारित परिचालन और योजना निर्णय समर्थन उपकरण के साथ एक निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। गठन किसके द्वारा किया गया है? अक्टूबर 2020 में एक अध्यादेश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यादेश 2020 जारी किया गया है। कहाँ पर? NCR के आसपास के क्षेत्रों में, NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट मैनेजमेंट कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये एक आयोग का गठन किया गया है NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में। अभी ये क्या है, इसकी संरचना कैसी होगी? इसमें अध्यक्ष होंगे सचिव स्तर के या मुख्य सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में होगा। स्थायी निकाय होगा, 20 से अधिक सदस्य होंगे। आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण होगा, यानी कि ये स्टेचुरी ये अथॉरिटी होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों का स्थान लेगा। यानी कि जितने भी ये बोर्ड हैं आसपास के दिल्ली के, जैसे कि राजस्थान का पॉल्यूशन बोर्ड, यूपी का पॉल्यूशन बोर्ड, दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड, हरियाणा का पॉल्यूशन बोर्ड, और आपका इन सारे राज्य पॉल्यूशन बोर्डों का स्थान ले लेगा। ही राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का इसको अधिकार होगा। इसका क्षेत्र अधिकार कहाँ होगा? वायु प्रदूषण के मामले में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों के सहित संबंधित राज्य सरकारों के अलावा CPSB और इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। दंडात्मक शक्तियाँ का भी इसको पावर होगी। ये प्रतिबंधित क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई की स्थापना के माध्यम से आयोग को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की कैद लगाने की शक्ति होगी। यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी इम्पोज कर सकता है और 5 साल तक की जेल भी, 5 टर्म इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा सुना सकता है। अगली न्यूज़ है, जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021, क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021। ये क्या है? जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 का अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। इसमें क्या है? यह शिखर सम्मेलन नीदरलैंड की मेज़बानी में किया जा रहा है। 2021 का जो शिखर सम्मेलन है वो कौन कर रहा है? नीदरलैंड्स इसकी मेज़बानी कर रहा है, होस्ट कर रहा है। ये नए निवेश हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लाखों छोटे किसान खाद्य उत्पादन पर जलवायु के तनाव के अनुकूल हो सकें, ये इस बारे में बात करेगा। इसमें भागीदारी प्रदान करने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धताओं को निर्धारित किया गया है। शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन की प्रगति पर बनाया गया है। UNFCCC के COP26 के माध्यम से जलवायु आपातकाल और सतत गति के अग्रणी समाधानों को भी प्रदर्शित करेगा। और ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई हैं, या आप टेलीग्राम से हमारा PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ हमारी, कान्हा टाइगर रिजर्व।
मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व में बफर जोन बनाने में अभी एक बाघिन मरी है, टाइग्रेस मरी है, जिसे टाइग्रेस कहते हैं, फीमेल टाइगर। तो मध्य प्रदेश में है ये कान्हा टाइगर रिजर्व। इसका स्थान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा, एक 940 वर्ग किलोमीटर में। ये एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी, यानी कि नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, दोनों का ही इसको दर्जा प्राप्त है। आगे इसमें इसका इतिहास, कान्हा क्षेत्र को 2 अभ्यारण्यों हॉलन और बंजार में विभाजित था। पहले जो था, वर्तमान कान्हा जो था, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये पहले इसमें हॉलन और बंजार, ये 2 क्षेत्रों में विभाजित था। इसको 1955 में बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व में बदल दिया गया। इसमें जीव जंतु फ्लोना कौन कौन से, मध्य प्रदेश का राज्य पशु हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, दलदली हिरण या रेकेरवस डुआ सैली कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। अन्य प्रजातियों में बाघ, तेंदुआ, ढोल, भालू, गौर और भारतीय अजगर शामिल हैं। पेड़ पौधे कौन कौन से, सदाबहार साल वन, यानी कि शोरिया रोबस्टा, साल के वनों को साइंटिफिक नेम क्या है, शोरिया रोबस्टा के नाम से जाना जाते हैं। भूर सिंह द बारहसिंगा शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है, यानी कि इसने जो शुभंकर पेश किया था मास्कोट, वो क्या था, भूर सिंह द बारहसिंगा, इस कान्हा टाइगर रिजर्व का शुभंकर है। आगे इसमें आसपास की जनजातियां कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगल के रूप में मध्य भारत की 2 स्वदेशी जनजातियों गोंड और बेगा द्वारा बाधित किया गया है। यहाँ पर 2 जनजातियां हैं, कौन सी हैं, गोंड और बेगा 2 जनजातियां पाई जाती हैं। अब अन्य टाइगर रिजर्व कौन सा मध्य प्रदेश में, संजय धुबरी, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा, बांधवगढ़। देखिए बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है और बांदीपुर आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो यार बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो बांदीपुर कर्नाटक में और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। और है पेंच की सीमा कई राज्यों में फैली हुई है, जैसे कि आपके कुछ हिस्सा, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो कहाँ पर आता है, वो आपका महाराष्ट्र में आता है। तो ये था हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स। आगे शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक है हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है, केरला में पेरियार टाइगर रिजर्व है। स्थान केरल के इडुक्की और पथानुमथिट्टा जिलों में पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसका गठन 1950 के दौरान अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1978 के दौरान टाइगर रिजर्व में ये घोषित किया गया। देखिए 1950 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया और 1978 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ी है। इसका नाम पेरियार नदी से पड़ा है, पेरियार नदी पर। रिजर्व के माध्यम से कुछ प्रमुख नदियाँ मुल्लायार और पेरियार हैं। इस रिजर्व में 2 नदियाँ बहती हैं, मुल्लायार और पेरियार। पेरियार के नाम पर ही पेरियार टाइगर रिजर्व इसका नाम पड़ा है। पेड़ पौधे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार, नम पर्णपाती वन और घास के मैदान इसमें शामिल हैं। इसमें पौधों की प्रजातियां बताई गई हैं, 1966 प्रजातियां, लगभग 516 पश्चिमी घाट में स्थानिक है, यानी कि 516 जो है यहाँ की एंडेमिक है। एंडेमिक वो होती हैं वो प्रजातियां जो उस स्थान के अलावा विश्व में किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिलती हैं। अभ्यारण्य में 300 की संख्या में औषधीय पौधों का भंडार है। कुछ स्थानिक है, जैसे सिजीगियम पेरियारेंसिस एक पेड़ है, हेबेनेरिया पेरियारेंसिस एक ऑर्किड है और मुकुना प्रूरियंस थेक्टर्नस एक आरोही लता है, जिससे कि जो लताएं होती हैं पेड़ों पर चढ़ने वाली वो है। तो ये सारी यहाँ पर एंडेमिक प्रजातियाँ हैं। आगे इसमें जीव कौन कौन से हैं, स्तनधारी बाघ, हाथी, शेर, मकाऊ और नीलगिरी, ताहर पक्षी, डॉटर, जलकांग, किंगफिशर, मालवर हॉर्नबिल, सरीसर्प, मॉनिटर छिपकली, मॉनिटर लिजर्ड, अजगर, किंग कोबरा। आदिवासी कौन से हैं इसमें, आदिवासी बहुत इंपॉर्टेंट है, मन्नान, पलियाँ, मल्लायरा, माला पंडारम, उरालिस, उल्लादन जैसे 6 आदिवासी समुदाय रिजर्व के अंदर रहते हैं। तो आपको ये 6 के 6 एक बार पता होने चाहिए। मन्नान, पलिया, मलयारण, माला पंडरम, उरालिस और उल्लादन जैसी 6 आदिवासी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये भारत सरकार ने पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। ये पहला है, फर्स्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये केंद्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, चेन्नई का एक संस्थान का हिस्सा होगा। ये विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं और ज्ञान अंतराल को संबोधित करेगा। ये संरक्षण, बहाली, प्रबंधन और आर्द्र भूमि के बुद्धिमान उपयोग के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग में सहायता करेगा। इसके केंद्र के प्रमुख कार्य क्या होंगे, ये प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी और नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। ये ज्ञान के रूप में कार्य करेगा, आदान प्रदान को सक्षम करेगा। राष्ट्रीय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारों को इसके संरक्षण के लिए नीति और नियामक ढांचे, प्रबंधन योजना, निगरानी और लक्षित अनुसंधान के लिए डिजाइन और कार्यान्वयन में सहायता करेगा। अगली न्यूज़ है हमारी शिवालिक हाथी रिजर्व, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। अब
अब क्या है, उत्तराखंड सरकार ने शिवालिक हाथी रिजर्व को गैर अधिसूचित करने पर अपने पहले के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। जो जियो था, गवर्नमेंट ऑर्डर था, उस पर रोक लगाई है। किस पर? जो शिवालिक हाथी रिजर्व है, शिवालिक रिजर्व, तो आप शिवालिक से ही समझ जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं उत्तरी भारत में स्थित है, उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई पहल है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड का प्रमुख और एकमात्र हाथी रिजर्व है। देखिए यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड राज्य को दो क्षेत्रों में बांटा जाता है, दो जोन में बांटा जाता है। पहला जोन है कुमाऊं जोन और दूसरा है गढ़वाल रीजन, गढ़वाल रीजन जो है। तो यहाँ पर ये एकमात्र अकेला एक ही एलिफेंट रिजर्व है उत्तराखंड का और सबसे प्रमुख एलिफेंट रिजर्व। इसे 2002 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत अधिसूचित किया गया। कंसूरा बरकोट हाथी गलियारा इसके निकट स्थित है। तो ये एक एलिफेंट कॉरिडोर है। कौन सा है? कंसूरा बरकोट। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कंसूरा बरकोट एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शिवालिक 2000 से अधिक हाथियों का घर है। 1 दर्जन हाथी इस गलियारे में है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 पर जो परिशिष्ट है साइट्स, वनस्पति और जीवों की लुप्तप्राय प्रजाति साइट्स की अपेंडिक्स 1 में शामिल है। IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में शामिल है। उत्तराखंड में अन्य संरक्षित क्षेत्र कौन से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जैसे जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी क्या है? ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, यानी कि गोविंद पशु विहार जो है नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे उत्तराखंड राज्य के अधिसूचित क्षेत्र हैं। ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, और आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस। ये 1 महीने तक चलने वाला अभियान शुरू करेगा। अब ये क्या है? एक अभियान अलायंस शुरू किया गया है, 1 महीने तक चलने वाला एक अलायंस, जिसका नाम है फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस। फिशिंग कैट को कंजर्व करने के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए ये क्या करेगा? यह अभियान दुनिया भर में जागरूकता और समर्थन बढ़ाएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है फिशिंग कैट का? पिरिनेलुरस विवरिनस। ये घर की बिल्ली के आकार से दुगनी है, यानी कि जो हमारे घरों में पाई जाने वाली पैट जो होती है, कैट पालतू बिल्ली जो होती है, उसके साइज़ से दुगनी है, डबल साइज़ की है। मछली पकड़ने वाली बिल्ली निशाचर है, यानी कि रात में सक्रिय होती है। मछली के अलावा मेंढक, क्रस्टेशियस, सांप, पक्षी और बड़े जानवरों के शवों का भी शिकार करती है, यानी कि एक तरह से ये डिकम्पोजर का भी काम करती है। प्रजाति ये पूरे वर्ष प्रजनन करती है। अधिकांश जीवन जल निकायों के पास घने वनस्पतियों के क्षेत्रों में बिताती है और ये उत्कृष्ट तैराक होते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से तैरना भी जानती है। पर्यावास क्या है? हैबिटेट विश्व स्तर पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिण एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये पाई जाती है। कंबोडिया में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों को छवियां प्राचीन संरचनाओं की दीवारों में खुदी हुई पाई जाती हैं। इन्हें किलाट्रे या टाइगर फिश के नाम से जाना जाता है। तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि किलाट्रे अभी न्यूज़ में था, तो क्या है? या किलाट्रे संरचना या आकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कंबोडिया में दीवारों पर, प्राचीन दीवारों पर, छवियों पाई जाने वाली दीवारों पर जो छवियाँ पाई जाती हैं उन्हें किलाट्रे या टाइगर फिश के नाम से जाना जाता है। अब भारत में इसकी क्या स्थिति है? भारत में हिमालय की तलहटी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के साथ पश्चिमी घाट में, यानी कि ये पूरी हिमालय की तलहटी में, यानी कि आपका नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती हैं, और साथ ही ये वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। पूर्वी घाटों के साथ इसका वितरण है, यानी कि पूर्वी घाट में भी है कुछ जगह, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरबन में, चिल्का लेगून और ओडिशा के में आसपास की आर्द्र भूमि में ये पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा और कृष्णा मैंग्रोव में पाई जाती हैं। इसकी संरक्षण की स्थिति IUCN रेड लिस्ट में ये सुभेद्य वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है, क्योंकि इतनी जगह पाई जाती हैं तो जाहिर सी बात है तो इनके खतरा तो इतना होगा नहीं, फिर भी ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। साइट्स की अपेंडिक्स 2 में शामिल है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। खतरा क्या है? जलीय कृषि और अन्य वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए आर्द्र भूमि का क्षरण, रूपांतरण, नदी के किनारे रेत खनन, कृषि गहनता, जिसके परिणाम स्वरूप नदी के किनारे को नुकसान हुआ है, और कुछ क्षेत्रों में मनुष्य के साथ संघर्ष, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, जो पीपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे भी इनको खतरा है। अभी राज्य पशु 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिशिंग कैट को राज्य पशु घोषित किया है। तो 2012 में वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा इसको स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मत्स्य पालन बिल्ली संरक्षण गठबंधन, फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये संरक्षणवादियों, शोधकर्ताओं की एक टीम है। ये मछली पकड़ने वाली बिल्ली और उन सभी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा।
ये फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस में आंध्र प्रदेश के पूर्वोत्तर घाटों के असुरक्षित और मानव प्रधान परिदृश्य से मछली पकड़ने वाली बिल्ली के जैव भौगोलिक वितरण का एक अध्ययन शुरू किया है। अगली न्यूज़ है हमारी इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारा ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने क्या किया है, एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए पहल पर लोकसभा में सूचित किया है। अब एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। तो एथिल अल्कोहल का एक लिक्विड फॉर्म है ये। एथेनॉल जो है वो एथेनॉल क्या है, एथिल अल्कोहल का एक लिक्विड फॉर्म है। एथिल अल्कोहल का एक लिक्विड फॉर्म 95% शुद्धता पर इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। यानी कि यहाँ 95% अगर इसमें प्योरिटी होती है तो इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। और मादक पेय पदार्थों में नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। 99% से अधिक शुद्धता पर इसे इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए किया जाता है। यानी कि इसको बिल्कुल रिफाइन करके प्योरिटी के साथ 99% की प्योरिटी के साथ इसको पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से किया जाता है जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट से इसको बनाया जाता है जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के शीरे से किण्वन प्रक्रिया द्वारा, यानी कि फर्मेंटेशन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए फर्मेंटेशन की प्रक्रिया किसने शुरू की थी और कब शुरू की थी, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एथेनॉल का अक्षय ईंधन भी माना जाता है। ये उन पौधों से उत्पन्न होता है जो सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं। एथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होती है। ईंधन को कुशलतापूर्वक ईंधन का दहन करने की अनुमति देता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। एथेनॉल मिश्रित ईंधन इष्टतम प्रदर्शन के लिए ईंधन प्रणाली को साफ रखता है क्योंकि ये चिपचिपा जमाव नहीं छोड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो चिपचिपापन अंदर छोड़ते हैं मशीनरी में, तो इसलिए वो पॉल्यूशन ज़्यादा कर देते हैं। एथेनॉल गैस लाइन एंटी फ्रीज के रूप में कार्य करके सर्दियों की समस्याओं को रोकने में मदद करती है। आगे इसमें सरकार ने गन्ने और खाद्यान्न आधारित कच्चे माल से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है। गन्ना आधारित कच्चे माल से इथेनॉल की एक्स मिल कीमत तय की गई है। अब इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो होता है, जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है, उसका कार्यक्रम क्या है, 2003 में इस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पेट्रोल के साथ इथेनॉल का सम्मिश्रण प्राप्त करना, इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना और किसानों को लाभ पहुंचाना। ये चीनी उद्योग में मूल्यवर्धन को बढ़ाता है। यानी कि मूल्यवर्धन क्या होता है, वैल्यू चैन की वैल्यू को इंक्रीज करता है। कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन, सरकारी तेल विपणन कंपनियों OMC, जितनी भी तेल विपणन कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके माध्यम से कार्यक्रम को लागू कर रही है सरकार ने शीरा और अनाज आधारित नई डिस्टिलरी की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए ब्याज सबवेंशन योजनाओं को अधिसूचित किया है। अब जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति क्या है 2018, इस नीति में 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का एक सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। देखिए एथेनॉल ब्रांडिंग जो प्रोग्राम है, जो एथेनॉल ब्रांडिंग पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी है 2018 उसमें क्या किया गया है कि 2030 तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल में 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली न्यूज़ है हमारी वेम्बनाथ लेक। वेम्बनाथ लेक कहाँ पर है, ये आपको सभी को पता होगा, ये केरल में स्थित है। वेम्बनाथ झील को वेम्बनाथ कयाल या वेम्बनाथ पोल या पुन्नमदा झील कुट्टनाड में और कोच्चि झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि वेम्बनाड, वेम्बनाथ पोल, पुन्नमदा झील और कोच्चि झील। ये भारत की सबसे लंबी झील और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील। तो ये भारत की सबसे लंबी झील है, आपको पता होना चाहिए। समुद्र के स्तर पर स्थित है। संकीर्ण बाधा द्वीप है, उसके द्वारा यानी कि रीफ बाधा जो है रीफ आइलैंड के द्वारा लक्षद्वीप सागर से अलग होती है। इसका महत्व वल्लम काली, ये एक नेहरू ट्रॉफी है जिसमें आपको पता होगा कि यहाँ पर एक बोट रेस होती है। तमिलनाडु के अंदर भी होती है और एक आपकी केरल के अंदर भी होती है। तो वहाँ का एक पारंपरिक रेस है। तो ये वल्लम काली इसका नाम है, उर्फ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से जाना जाता है। ये वेम्बनाथ झील में ही आयोजित की जाती है। रामसर साइट 2002 में इसको रामसर कन्वेंशन के तहत लिस्टेड किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के सूची में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यानी कि सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ वेटलैंड साइट है वो कौन सी है, सुंदरवन, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, केरल की वेम्बनाथ लेक। पक्षी अभ्यारण्य कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी अनूठी विशेषता, यूनिक फीचर्स क्या है, अनूठी विशेषता थन्नीर मुकोम खारे पानी की बाधा, यानी कि यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर पानी खारा हो जाता है, बाकी पानी इसका मीठा है और एक जगह के बाद पानी खारा शुरू हो जाता है। अगली न्यूज़ है हमारी अर्का शुभा। अब अर्का शुभा क्या है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने गेंदे की एक नई किस्म अर्का शुभा विकसित की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR ने क्या किया है, गेंदे की नई किस्म सनफ्लावर नहीं, गेंदे की नई किस्म अर्का शुभा विकसित की है। तो ये ज़्यादातर जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं जो सूरजमुखी परिवार के से संबंधित हैं। ये फूल अमेरिका के मूल निवासी हैं। दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका से दक्षिण अमेरिका में स्वाभाविक रूप से बढ़े हैं। कुछ प्रजातियां दुनिया भर में प्राकृतिक हो गई हैं, इसमें बताया गया। कुछ आगे एक्स्ट्रा डिटेल है। अब गेंदे की अर्का शुभा किस्म का महत्व, ये क्या है, देखिए बारिश या फसल में देरी के कारण जैसे फूल खराब हो जाते हैं। आपको पता होगा कि फूलों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि वो बहुत जल्दी वो खराब हो जाते हैं, यानी कि उनका जो लाइफ साइकिल है, टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं होता है। और पेरिशेबल आइटम्स है, जैसे कि बहुत से सब्जियां होती हैं, जैसे टमाटर वगैरह, टमाटर हैं आपके, तो ये सारे पेरिशेबल आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए फूल भी जो है, फ्लावर्स भी जो है, वो पेरिशेबल आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये या फिर बारिश ज़्यादा हो जाए या फसल पकने में देरी हो जाए या फसल को ट्रांसपोर्ट करने में देरी हो जाए तो ये फूल ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें लेकिन इसके साथ ऐसी दिक्कत नहीं है, इसमें कच्चे कैरोटीन को निकाला जा सकता है भले ही फूल ख़राब हो जाए। यानी कि इसमें जो है एक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं कैरोटीन। तो कैरोटीन को उसको निकाल कर आगे इसका व्यापार किया जा सकता है। अब गेंदे की अर्का शुभा किस्म में कैरोटीन की मात्रा 2.8% है। गेंदे की अन्य किस्मों में 1.4% की तुलना में दुगना। और पौधों के स्रोत से उच्चतम कैरोटीन सामग्री भी है, यानी कि यहाँ पर हाई क्वालिटी की कैरोटीन पाई जाती है और डबल मात्रा में पाई जाती है अन्य गेंदे की फूलों के किस्मों से। अब कैरोटीन का उपयोग मुख्य रूप से दवा क्षेत्र में किया जाता है। भारत अपने अधिकांश कैरोटीन चीन और अन्य देशों से आयात करता है। तो ये हमारी भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी, चाइना पर इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को भी कम करेगा, इसलिए भी ये आवश्यक है। अन्य उपयोग सजावटी उद्देश्य में गेंदे का फूल का उपयोग किया जाता है। अब कुक्कुट क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी पंखुड़ियों को गुणवत्तापूर्ण जर्दी प्राप्त करने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे भेड़ के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगली न्यूज़ है हमारी करलापत वन्यजीव अभयारण्य, करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि क्या है, कहाँ पर है ये ओडिशा में करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित है। यहाँ जीव कौन कौन से हैं, तेंदुआ, गौर, सांभर, नीलगाय, भौंकने वाले हिरण यानी कि बार्किंग डियर, माउस हिरण, ये आदि यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। अभ्यारण्य को पहली बार 1969 में वन संरक्षक द्वारा अधिसूचित किया गया। 1992 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया, यानी कि 1992 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। पेड़ पौधे कौन कौन से, पूर्वी हाईलैंड्स नम पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र के भीतर स्थित है। जंगल में साल, बीजा, आसन, हरिद्रा, अमला, बहाड़ा, बांस जैसी वनस्पतियाँ। झरने कौन से, अभ्यारण्य के अंदर कई छोटे बड़े झरने जैसे फुरली झारन, घुसरी गुड़ी, डुमनी झोला, कमला झारन, कोई रूपा, कुआंग और राजा रानी, ये सारे यहाँ पर झरने पाए जाते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी चितौरा झील, चितौरा लेक। तो चितौरा लेक कहाँ पर है, महाराजा सुहेलदेव स्मारक और विकास कार्यों को शिलान्यास करने की घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी ने। तो चितौरा झील एक हिंदू तीर्थ स्थल है, भारत के उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में तालाब के आसपास केंद्रित है। तो ये एक भारत में यूपी में बहराइच जिला है, वहाँ का आसपास की जो झील है, बहराइच में एक तालाब है, तालाब के आसपास की जो झील है वो उसे चितौरा झील कहा जाता है। इसे अष्टवर्का झील के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया है, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस झील से तेरी नदी बहती है, तेरी नदी इस झील से बहती है, मेरी नहीं तेरी। माना जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ जून 1033 में राजा सुखदेव और गाजी सैयद सलार मसूद के बीच लड़ाई हुई थी। राजा सुखदेव और गाजी सैयद सलार मसूद 1033 ईस्वी में। तो आपसे एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। यहाँ महाराजा जनक के गुरु अष्टवर्का मुनि यहाँ उनके आश्रम में रहते थे। आगे इसमें महाराजा सुहेलदेव वर्तमान उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित श्रावस्ती का 11वीं शताब्दी का शासक इन्हें कहा जाता है। 1034 में इन्होंने गजनवी जनरल गाजी सैयद सलार मसूद को हराने और मारने के लिए प्रसिद्ध हैं। 17वीं सदी में फारसी भाषा के ऐतिहासिक रोमांस मिरात मसूदी, हालांकि ये जो स्टेटमेंट है कि 1034 में महाराजा सुहेलदेव ने गाजी सैयद सलार मसूद को हराया है या मार दिया है, इस बात से बहुत से हिस्टोरियन जो हैं वो इनसे एग्री नहीं हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि ये बताया जाता है कि उस टाइम पर गजनवी जो शासन था अफगानिस्तान का वो बहुत ज़्यादा मजबूत था और उन्होंने कई यहाँ के बड़े बड़े शासकों को हराया है। तो इस तरह के कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि महाराजा सुहेलदेव ने गजनवी गाजी सैयद सलार मसूद को हराया था। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके सैयद सलार मसूद यूपी तक गए भी थे, इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है। फारसी भाषा के ऐतिहासिक रोमांस मिरात मसूदी में महाराजा सुहेलदेव का जिक्र है। अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान इसे लिखा गया था। अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा मुगल सम्राट जहांगीर को। आपसे डायरेक्ट ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि मिरात मसूदी के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। इसे
मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। ये अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा लिखा गया था। तो अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा लिखा गया था और मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में लिखा गया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। अगली न्यूज़ है विशालकाय लेदरबैक कछुए, जाइंट लेदरबैक टर्टल। ये कहाँ है? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन और बंदरगाह विकास के प्रस्तावों में विशालकाय लेदरबैक कछुए के पर जो है खतरा मंडराया है अब इससे। अब ये किस लिए न्यूज़ में है? ये पृथ्वी पर समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में सबसे बड़ा है। यानी कि जो पूरे अर्थ पे जो टर्टल्स की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, 7 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उसमें सबसे बड़ा है, यानी कि जायंट, इसीलिए इसका नाम है जायंट लेदरबैक टर्टल। लेदरबैक इसका जो ऊपर का होल होता है, इसको लेदरबैक कहा जाता है। ये इनका नाम इनके होल के नाम पर पड़ा है। कहाँ पाया जाता है? सबसे लंबी दूरी का कछुआ है, यानी कि सबसे लंबे, ज़्यादा तैराक हैं, सबसे लंबी दूरी तक ही तैरते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर पूरे विश्व महासागरों में इनका वितरण पाया जाता है। सभी महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो इतने ठंड को झेलने में इनकी बॉडी सक्षम नहीं है। केवल इंडोनेशिया, श्रीलंका और हिंद महासागर के भीतर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। संरक्षण की स्थिति, IUCN सुभेद्य वल्नरेबल है, IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है। भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शेड्यूल 1 में है। इनकी बड़ी संख्या को पश्चिमी तट पर डागमार और अलेक्जेंड्रिया नदियों के मुहाने पर और दक्षिण पूर्वी तट के साथ गैलीथिया नदी के मुहाने पर लंबे और चौड़े समुद्र तटों पर घोंसला बनाते हुए दर्ज किया गया है। विशिष्टता क्या है इनकी? यूनिकनेस, ये सिर्फ संबंधी लेदरबैक अनुकूलन के अनूठे सेट का उपयोग करके ठंडे पानी में शरीर के गर्म तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट थे। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, किसके द्वारा जारी? पर्यावरण, वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत ने अपने सभी महत्वपूर्ण समुद्री कछुओं के घोंसलों के आवासों को महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में पहचाना है। तटीय विनियमन क्षेत्र जिसे कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के रूप में शामिल किया गया है। ये कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी विश्व के वृक्ष शहर, 3 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन, कि हैदराबाद ने भारत के शहरों के बीच हरित प्रतियोगिता जीती है। विश्व के वृक्ष शहरों में से एक के रूप में इसे जाना गया है। देखिए, विश्व का वर्ल्ड सिटी ऑफ ट्री के रूप में किसे नामित किया गया है? भारत के हैदराबाद को। अब ये उपाधि आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई है। हैदराबाद को राज्य सरकार के हरिता हरम कार्यक्रम और इसकी शहरी वन पार्क परियोजना के तहत शहरी वानिकी को विकसित करने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए चुना गया है। तो क्यों इसको हैदराबाद राज्य ने, सरकार ने, आपसे डायरेक्ट इस जो कार्यक्रम है राज्य सरकार का, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरिता हरम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए हैदराबाद राज्य द्वारा चलाया गया है। इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हुआ है ग्रीनरी को लेकर कि हैदराबाद शहर ने क्या किया है। अब हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की, ये भी आपको पता होना चाहिए, ना कि आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। तो हैदराबाद जिले ने क्या किया है? वर्ल्ड सिटी ऑफ ट्री का खिताब जीता है। आगे है इसमें यह मान्यता USA, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 23 देशों के 120 अन्य शहरों में अब ये शामिल हो गया है। शहर का मूल्यांकन 5 मैट्रिक्स के आधार पर किया जाता है। किसी शहर को वर्ल्ड सिटी ऑफ ट्री का दर्जा देने के लिए उसको 5 मैट्रिक्स के आधार पर उसको देखा जाता है। पहला है जिम्मेदारी स्थापित करना, एस्टेब्लिश रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी है सेट द रूल्स, यानी कि नियम निर्धारित करना। फिर है तीसरा नो व्हाट यू हैव, ये जानना कि आपके पास क्या है। चौथा है एलोकेट द रिसोर्सेज, संसाधनों को आवंटित करना। और 5वां है सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स, उपलब्धियों को मनाना। या आगे है अगली न्यूज़ हमारी कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब भारत का इकलौता पहला राज्य चंडीगढ़, चाहे वो राज्य की कैटेगरी में हो या फिर यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में हो, चंडीगढ़ एकमात्र पहला राज्य बन गया है जिसने कार्बन वॉच लॉन्च किया है। अब ये क्या है? ये व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी कि ये किसी भी इंडिविजुअल का ये बताएगा। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एप्लीकेशन ये बताएगा एक इंडिविजुअल को, अगर आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे इस एप्लीकेशन को, तो ये सिर्फ ये बताएगा कि एक इंडिविजुअल, यानी कि आप पूरे दिन कितना कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जित या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि आप कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। ये एक विशेष मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से संबंधित है। ये स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करेगा, एक इंडिविजुअल द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ये मॉनिटर करेगा। अब ये उपयोगकर्ता को कुछ डेटा 4 भागों में फीड करने के लिए कहता है। पहला है पानी की खपत के बारे में सूचित करना, ऊर्जा,
खपत की गई मासिक बिजली इकाइयों और खपत की गई सौर ऊर्जा के बारे में डेटा। तीसरा है अपशिष्ट उत्पादन, वेस्ट जनरेशन, व्यक्ति और परिवार द्वारा उत्पादित कचरे की मात्रा को इनपुट किया जाना। और चौथा है परिवहन, ट्रांसपोर्ट या वेहिकुलर मूवमेंट, ये साइकिल, दो पहिया या चार पहिया वाहन आदि के बारे में पूछेगा। अब इसका समाधान क्या है? ये समाधान क्या करेगा? मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का तरीकों का भी सुझाव देगा। आवेदन व्यक्तियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तरीके सुझाएगा। ये एप्लीकेशन जो है ये व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तरीके बताएगा। अगली न्यूज़ है हमारी साइबेरियन मैमथ। देखिए मैमथ जो है ये प्राचीन समय में हाथियों की प्रजाति थी जो कि हाथियों से जो आकार में बड़े होते थे। तो साइबेरिया में घूमने वाले मैमथ के बारे में वैज्ञानिकों ने अभी रिसर्च की है। क्या है? अब तक सबसे पुराना डीएनए एक घोड़े से आया है इसमें। ये लगभग 7 लाख साल पहले कनाडा के यूकोन क्षेत्र में रहता था। इसमें कुछ बताया गया है एक्स्ट्रा इसमें है मैमथ क्रेस्टोवाका नदी, अदीचा नदी और चुकोचिया नदी के पास खोजा गया था। क्रेस्टोकिया मैमथ जो है ये पूर्व अज्ञात अनुवांशिक वंश से संबंधित है इनको, जिसके कारण प्रसिद्ध ऊनी मैमथ का जन्म हुआ। अदीचा मैमथ ये ऊनी वंश जो है, ऊनी मैमथ इसका पूर्वज है। ऊनी जो मैमथ होते हैं, वोलन मैमथ, उसका जो पूर्वज है कौन सा है? अदीचा मैमथ। और चुकोचिया मैमथ ये ऊनी मैमथ के सबसे पुराने नमूनों में से, यानी कि सबसे पुराने सैंपल्स जो मिले हैं जो ऊनी मैमथ के, वो कौन से हैं? चुकोचिया मैमथ। तो ये कुछ छोटी सी न्यूज़ थी इसके बारे में। अगली न्यूज़ है हमारी काली गर्दन वाली क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये क्या है? देखिए तवांग जिले में बौद्ध भिक्षुओं के समूह ने पन बिजली परियोजनाओं को अरुणाचल प्रदेश सरकार से नए सिरे से, देखिए क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग जिला है वहाँ पर पन बिजली परियोजनाओं का विरोध किया गया है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, नर जो है मादा लगभग एक ही आकार के होते हैं। जो काली गर्दन वाली क्रेन है इसमें नर और मादा लगभग एक ही आकार के होते हैं। बस फर्क इतना है कि जो नर होता है वो मादा से आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। बाकी इसकी शारीरिक संरचना के बारे में दिया गया है। सर एक विशिष्ट लाल रंग का होता है। किशोरों का जो है, जो वयस्क होते हैं उनका गर्दन, सिर और गर्दन भूरे रंग का होता है और वयस्क की तुलना में हल्का होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश में से 3 क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ये जो गर्दन वाली, ये काली गर्दन वाली क्रेन है, इनको अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। पश्चिमी कामेंग जिले में, संगता घाटी में, जुमीथांग घाटी और चुंग घाटी। अब देखिए इन तीनों से आपको ये भी पता होना चाहिए कि तीनों घाटियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, संगती घाटी, जमीथांग घाटी और चुंग घाटी। तो इन तीनों घाटियों में इस क्रेन को देखा जाता है, इस पक्षी को देखा जा सकता है। आगे इसमें इसकी सुरक्षा की स्थिति, ये IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में शामिल है, साइज के अपेंडिक्स 1 में शामिल है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 में शामिल है। मोनपा पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में निवास करते हैं और बौद्ध हैं, जो कि मोनपा यहाँ पर पाए जाते हैं। मोनपा बौद्ध भिक्षु जो कि महान संप्रदाय से रिलेटेड हैं। मोनपा बौद्ध भिक्षु हैं। देखिए यहाँ पर कई जनजातियाँ पाई जाती हैं। मोनपा डफला अरुणाचल प्रदेश में, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें, वेस्ट टू ईस्ट, तो मोनपा, डफला, अबोर, मिशमी, नागा, निशी और नागा, ये 6 जनजातियाँ हैं जो वेस्ट टू ईस्ट इनका क्रम है। तो यहाँ पर जो मोनपा है सबसे वेस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश के, ये कौन से हैं? ये बौद्ध भिक्षु हैं और ये महायान संप्रदाय, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 संप्रदाय होते हैं। तो ये महायान संप्रदाय से रिलेटेड हैं। अब इनको खतरा क्या है? जंगली कुत्तों के कारण खतरा है और आर्द्र भूमि पर मानव का जो दबाव है, यानी कि जो ह्यूमन परियोजनाएं चल रही हैं वो उसकी वजह से ये खतरे में है। अगली न्यूज़ है हमारी ग्लोबल बायो इंडिया। ये क्या है? ये दूसरा संस्करण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जा रहा है ग्लोबल बायो इंडिया का। तो ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण, बायो इंडिया का सेकंड जो वर्जन है, सेकंड वर्जन इसको लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विराग के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेड एंटरप्राइजेज और इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों को प्रदर्शित करना। उद्घाटन संस्करण ग्लोबल बायो इंडिया का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। ये कौन सा है? ये दूसरा है। 2021 के लिए थीम क्या है? जीवन को बदलना है और टैगलाइन जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था है। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड द टैगलाइन इज बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। इसकी जो थीम है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स इसकी थीम है और इसकी टैगलाइन क्या है? यानी कि टैगलाइन हमेशा कभी चेंज नहीं होती। टैगलाइन किसी भी कार्यक्रम की एक ही रहती है हमेशा, लेकिन थीम जो है हर साल चेंज होती है। तो टैगलाइन क्या है? ये परमानेंट है, बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी, जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, यानी कि PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से एंटरप्राइज है, नॉन प्रॉफिट उद्योग, अकादमिक अंतरप्रस्थ इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरफेस है। इसका उद्देश्य उभरते बायोटेक उद्यम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए मजबूत और सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। अगली न्यूज़ है हमारी स्वच्छता सारथी फेलोशिप। स्वच्छता सारथी फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं, उनके कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप शुरू की है। ये क्या है? ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत आई है, यानी कि एक मिशन है सरकार का वेस्ट टू वेल्थ। इस मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सारथी फेलोशिप शुरू की गई है। इस फेलोशिप के तहत पुरस्कारों की 3 श्रेणियाँ। पहली है 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के लिए, दूसरी है कॉलेज के छात्र जो कि अंडर ग्रेजुएट या पीजी कोर्स कर रहे हैं या फिर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, और तीसरी है समुदाय में काम करने वाले नागरिकों के लिए। आगे है इसमें, अब ये फेलोशिप वैज्ञानिक और स्थायी रूप से अपशिष्ट प्रबंधनों की चुनौती से निपटने में लोगों को मान्यता देती है। यानी कि ये फेलोशिप क्या करती है, इसमें उनको फेलोशिप दी जाती है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट पर रिसर्च कर रहे हैं, और उनका कोई स्थायी समाधान यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये युवा छात्रों और नव प्रवर्तनकर्ताओं यानी कि इनोवेटर्स को स्वच्छता सारथी के रूप में सशक्त करेगा और हरित गृह के लिए कचरे को कम करने के कार्यों को लागू करेगा। अब वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PM स्टैक के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। उद्देश्य क्या है? कचरे और उपचार और ऊर्जा उत्पन्न करने और प्रौद्योगिकी की पहचान विकसित और तैनाती करना। मिशन स्वच्छ भारत मिशन की वैज्ञानिक शाखा है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के उद्देश्य क्या है? नई तकनीकों के विकास का समर्थन करना और वातावरण बनाने में मदद करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर स्वच्छ भारत मिशन स्मार्ट सिटीज परियोजना को बढ़ावा देना। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य सर्कुलर आर्थिक मॉडल बनाना। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थित करना। इसका महत्व क्या है? प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ, और भारत में 2050 तक कचरे से 3 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ, जब इसको नाम दिया गया है वेस्ट टू वेल्थ की कैटेगरी में रखा गया है। अगली न्यूज़ है हमारी हिमालयन सीरो। हिमालयन सीरो के नाम से ही पता चल रहा होगा कि हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता होगा, तो ये असम के मानस टाइगर रिजर्व में पाया गया है। सीरो मुख्य सीरो की उप प्रजाति है। ये बकरी, गधे, गाय और सुअर के बीच एक क्रॉस जैसा दिखता है, यानी कि इसमें कई प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। यानी कि ये गाय जैसा भी है, इसमें कुछ गाय के भी लक्षण हैं, इसमें कुछ गधे के भी लक्षण हैं, इसमें सुअर के भी लक्षण हैं, और इसमें बकरी के से भी लक्षण है। तो आप देख सकते हैं इसकी टांगें लगभग बकरी की तरह है, इसका आगे से मुँह बकरी और गाय की तरह मिलता जुलता है, और बाकी इसकी जो आंखें हैं वो सुअर के जैसी हैं, कान इसके देखिए आप सुअर के जैसे हैं। तो इस तरह से इसमें कई तरह की विशेषताएं हैं। प्रजाति दुनिया में सीरो की कई प्रजातियां हैं, सभी एशिया में पाए जाते हैं, और हिमालयन सीरो हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित है। तो जितने भी प्रजातियां हैं सीरो की वो सारी की सारी एशिया में पाई जाती हैं, और हिमालयन सीरो सिर्फ हिमालयन क्षेत्र में ही सीमित है। इसका हैबिटेट 2000 मीटर से 4000 मीटर के बीच उच्च ऊंचाई पर पाया जाता है। पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाए जाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में नहीं पाए जाते। यानी कि ट्रांस हिमालयन क्षेत्र यानी कि जो बिल्कुल ऊपरी हिमालय क्षेत्र है वहाँ नहीं पाए जाते हैं। आहार क्या है? हिमालयन सीरो शाकाहारी जानवर है। संरक्षण की स्थिति सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल कैटेगरी में है, IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची शेड्यूल 1 में। खतरा क्या है? आवास का नुकसान, जनसंख्या के आकार में गिरावट, और प्राकृतिक रेंज के आकार में गिरावट। अगली न्यूज़ है हमारी महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र। इसका एक हिस्सा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व का इसे प्राचीन पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। इतिहास, पेंच को 1965 में एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। 1975 में एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति इसे मिल गई, यानी कि 1965 में इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रूप में घोषित किया गया, और 1975 में 10 साल बाद इसे क्या बनाया गया? इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और 1992 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया, टाइगर रिजर्व बना दिया गया। आगे है इसमें पेड़ पौधे कौन कौन से? महुआ, सफ़ेद कुल्लू, सलाई, साजा, बिजी सियाल, ये सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जीव कौन से हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, सियार, मोर, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, ये सारे इसमें जीव पाए जाते हैं। भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित स्थलों में से एक है, यानी कि ये बर्ड सेंचुरी भी है, यानी कि इसमें सारी विशेषताएं हैं। पेंच टाइगर रिजर्व एक बर्ड सेंचुरी भी है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक नेशनल पार्क भी है, और एक टाइगर रिजर्व भी है। तो इसमें सारी विशेषताएं हैं। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य दुनिया के पक्षियों और संबंधित विविधता के संरक्षण के लिए IBA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है। अगली न्यूज़ है हमारी बेंजीन, क्योंकि पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कि केरल में वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए जो एक संयुक्त समिति बनाई गई है, उसने बेंजीन पर रिपोर्ट पेश की है। बेंजीन एक रंगहीन ज्वलनशील तरल है। मीठी गंध होती है इसकी, हवा के संपर्क में आने पर जल्दी वाष्पित हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। स्रोत बेंजीन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों दोनों से बनता है। बेंजीन के प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी और जंगल की आग शामिल है, यानी कि फॉरेस्ट फायर और
फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन दोनों तरह से बेंजीन का उत्पादन बेंजीन प्रोड्यूस होती है। कच्चे तेल, गैसोलीन और सिगरेट के धुएं भी इसका स्वाभाविक हिस्सा है, यानी कि सिगरेट के धुएं में भी बेंजीन होता है, जो कि आपका मैन मेड यानी कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है इसके उत्पादन होने का। उपयोग क्या है? बेंजीन का व्यापक रूप से इस्तेमाल औद्योगिक रसायन है, यानी कि ये उद्योग में उपयोग किया जाने वाला, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। कच्चे तेल में पाया जाता है और गैसोलीन का प्रमुख हिस्सा है। इसका उपयोग प्लास्टिक, रेजिन, सिंथेटिक फाइबर, रबड़ स्नेहक यानी कि जो रबर ल्यूब्रिकेंट होते हैं, रंग, डिटर्जेंट, दवाएं और कीटनाशक बनाने में किया जाता है। बेंजीन का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाएं क्या है इसमें? कच्चे पेट्रोलियम में पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग करने वाली मानवीय गतिविधियां जोखिम की ओर से ले जाती हैं। और भीतरी आवासीय हवा, घरों में बेंजीन गोंद, चिपकने वाले सफाई उत्पाद, पैंट स्ट्रिपर्स, तंबाकू के धुएं और गैसोलीन में पाया जाता है। पेट्रोल फिलिंग स्टेशनों के पास के घरों में इसमें लेवल बढ़ाया हुआ पाया जाता है। अगली न्यूज़ हमारी ऊर्जा दक्षता प्रमाणन कार्यक्रम, एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइजेस E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ईंट निर्माण क्षेत्रों के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा शुरू किया? सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट यही है कि मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। किसके लिए शुरू किया गया है? ईंट निर्माण क्षेत्र, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनके लिए। क्या है? ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम एक प्रमाणन योजना है, यानी कि एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य ऊर्जा कुशल विनिर्माण को अपनाने के लिए पकी हुई मिट्टी की ईंट निर्माताओं को पहचानना है। इसके अलावा यह ग्राहकों को ऐसी E3 प्रमाणित निर्माण इकाइयों से ईंटों के स्रोत के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि एक तो ये ईंट निर्माताओं की पहचान करेगा जो कि स्वच्छ ईंधन का यूज़ करते हुए पकी ईंटों को बना रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि ग्राहकों को भी प्रोत्साहित करेगा ताकि वो ऐसे ही प्रमाणित जो ईंट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हीं से ही ईंट खरीदें। नोडल एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन प्रदान करेगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन प्रदान करेगा। एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड इसको सर्टिफिकेशन प्रदान करेगा। ये प्रमाणन कैसे प्रदान किया जाएगा? ईंट निर्माण उद्यमों को न्यूनतम विशिष्ट ऊर्जा खपत प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस द्वारा उपायों के संयोजन को अपनाकर मानदंडों को पूरा किया जा सकता है। और विनिर्माण में ऊर्जा दक्षता में सुधार, घनत्व वाली ईंटों का उत्पादन, ये सब किया जाएगा। इस कार्यक्रम का महत्व क्या होगा? इस कार्यक्रम का महत्व, कार्यक्रम ईंट उद्योग को अधिक कुशल प्रौद्योगिकी की ओर स्थानांतरित करने में मदद करेगा। ये सारा इसके कार्यक्रम के उद्देश्य होंगे। अगली न्यूज़ हमारी प्रोजेक्ट रिहैब। खादी और ग्राम उद्योग के आयोग द्वारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, इसने मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज ये नामक एक अनूठी परियोजना शुरू की है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट जो रिहैब है वो रिहैब किससे संबंधित है? वो रिहैब है मानव और जो मैन और एलिफेंट्स के जो बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं या जो संघर्ष हो जाता है उनसे निपटने के लिए मधुमक्खियों का इस्तेमाल करने की एक परियोजना है। किसके द्वारा? खादी और विलेज उद्योग के द्वारा, आयोग के द्वारा। इस परियोजना के तहत हाथियों के हमलों को रोकने के लिए मधुमक्खियों के बॉक्सों को बाड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य देश में मानव हाथी संघर्षों को कम करने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाना है। इंसान और हाथियों दोनों के जीवन को नुकसानों को कम करेगा। कहाँ लॉन्च किया गया? कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की परिधि में स्थित 4 स्थानों पर एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको पायलट बेसिस पर कर्नाटक के अंदर शुरू किया गया है। कर्नाटक के नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में 4 स्थानों पर इसको लगाया गया है। इसका उपमिशन यानी कि सबमिशन कौन सा है? परियोजनाओं को KVIC को राष्ट्रीय शहद मिशन के उपमिशन के रूप में शुरू किया गया है। यानी कि इससे 2 काम किए जाएंगे। इससे क्या होता है कि देखिए जहाँ पर बीज होती हैं यानी कि मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ एक आवाज़ जनरेट करती हैं, आपने सुना ही होगा भिन करके, इस तरह भिन 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 की आवाज़ आती है मधुमक्खियों की। उससे क्या होता है कि हाथी भाग जाते हैं, हाथी वहाँ पर नहीं आते हैं उस एरिया में। तो ये उस एरिया में लगाया जाएगा जहाँ ह्यूमन आवास होगा, जहाँ पर लोगों का आना जाना होगा। तो ये वहाँ से हाथी वहाँ आने से बचेंगे, भाग जाएंगे, दूर से ही आवाज़ सुन के भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कानों सुनने की जो क्षमता होती है बहुत तेज़ होती है, सुग्राही होते हैं, बहुत दूर से सुन लेते हैं हाथी आवाज़ को, तो इसलिए वो वहाँ से भाग जाएंगे। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, दूसरी फायदा ये होगा कि इससे जो शहद बनेगा वो शहद वहाँ की जो ग्रामीण आबादी होगी, क्षेत्रीय आबादी का रोजगार का जरिया बनेगा, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1955 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1955 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। 1988 में नेशनल पार्क के रूप में 1988 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में यानी कि टाइगर रिजर्व के रूप में 37वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं इस टाइम? भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं। स्थान इसका कहाँ है?
पार्क पश्चिमी घाट में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। तो ये पार्क जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। नागरहोल टाइगर रिजर्व। अब इसमें नदियाँ कौन सी हैं? नागरहोल नदी नागरहोल पार्क से होकर गुजरती है, काबिनी नदी इसमें मिलती है और नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच की सीमा है। वनस्पतियाँ नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके नम पर्णपाती वन, सागौन और शीशम के प्रमुख पेड़ हैं। जीव कौन से? एशियाई हाथी, चीतल, भारतीय हिरन, गौर, धारीदार गर्दन वाला, सूखे नेवले, ये सब पाए जाते हैं इसमें। अगली न्यूज़ हमारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पर है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। इसका स्थान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, लखीमपुर जिले और बहराइच जिले में स्थित है। 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे अधिसूचित किया गया। 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए 2020 में इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T x2 पुरस्कार भी इसे मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। रिजर्व का उत्तरी किनारा भारत नेपाल सीमा पर और दक्षिणी सीमा शारदा और खाकरा नदी द्वारा चिन्हित है। दक्षिणी सीमा कहाँ है? शारदा और खाकरा नदी। उत्तरी सीमा भारत नेपाल सीमा है। वनस्पति और जीव 127 से अधिक जानवर और ये प्रजातियाँ। जंगली जानवरों में बाघ, दलदली हिरन, ये सब हैं। और उत्तर प्रदेश में अन्य संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं, कंजर्वेशन एरियाज हैं। अगली न्यूज़ हमारी वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में बांस का विशाल फूल, ग्रेगेरियस बैम्बू फ्लावरिंग इन वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? हमें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कहाँ पर? केरला में। बांस का विशाल फूल नीलगिरी जीवमंडल का प्रमुख बाघ और हाथी निवास स्थानों में वन्य जीवों के लिए संभावित खतरा है। ये क्या है? कांटेदार बांस एक मोनोकॉर्पिक केवल एक बार फूल खिलने वाला पौधा है। ये पोएसी परिवार, पोएस फैमिली या ग्रास फैमिली से संबंधित है। 344 वर्ग किलोमीटर में 500 हेक्टेयर से अधिक में उगते हैं। तो ये क्या है? ये वो है जो हाथी निवास के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी अधिक है और ये एक बार निकलता है 40 से 60 सालों में। फूलों का प्रभाव, ये प्रवास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अभ्यारण्य के आसपास रहने वाले किसानों को डर है कि बांस के पेड़ों को नष्ट होने से मानव पशु संघर्ष बढ़ सकता है। अब वन्य जीवों के साथ साथ पारिस्थितिकी के लिए खतरा बताया गया है। 2010 में बाढ़ के बाद से 25% से अधिक बांस के पेड़ खिल गए हैं और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगली न्यूज़ है हमारी आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इसमें क्या है कि 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है, जिसमें 27 सदस्य हैं, ब्रेक्जिट के निकलने के बाद, ब्रिटेन के निकलने के बाद अब 27 सदस्य बचे हैं। तो इसने क्या किया है? आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन पहल के लिए शामिल हुआ है, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको नाम से ही पता चल लग रहा होगा आपको कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी आधारभूत संरचना जो कि किसी भी आपदा के प्रति जो आपदा के प्रति प्रतिरोधक का काम करे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में इसे लॉन्च किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे भारत के प्राइम मिनिस्टर द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम समिट, ये क्या है? राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक बहुहितधारक वैश्विक साझेदारी ग्लोबल अलायंस है। ये उद्देश्य क्या है? जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा संरचना प्रणालियों को लचीलापन को बढ़ावा देना। इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है शासी परिषद, ये इसकी जो सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है CDRI, इसका सर्वोच्च कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। इसकी सह अध्यक्षता भारत और दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। हर 2 साल में रोटेशन द्वारा नामित किया जाता है, यानी कि इसकी हर 2 साल में, यानी कि बाई एनुअल 2 साल में एक बार इसको अध्यक्षता को रोटेट किया जाता है। वित्त पोषण, पहले 5 वर्षों में फंड का एक बड़ा हिस्सा भारत द्वारा निवेश किया गया है। अब इसमें वित्तीय योगदान करने के लिए सदस्यों की ओर से कोई दायित्व नहीं है, यानी कि लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसका सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली भारत में इसका सचिवालय है। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो इंडिया में हो जाएगा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव, जो पहले इसको गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, हरियाणा। अगली न्यूज़ है हमारी रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर नाम से पता चल रहा होगा आपको कि ये राजस्थान में स्थित है। स्थान रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। तो जैसे कि आपका भारत का जो मैप है उसमें अगर यहाँ अरावली रेंज है तो यहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा रेंज आती है, इसमें नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ की इसकी जो अरावली और ये जो रेंज है आपका विंध्य रेंज, इनके जंक्शन पर स्थित है। पार्क और अभ्यारण्य में क्या शामिल है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सवाई मानसिंह और केला देवी अभ्यारण्य इसमें शामिल है। इसमें 1000 से अधिक वर्षों का इसमें इतिहास है। पार्क के भीतर 700 फीट ऊंची
के ऊपर स्थित है और माना जाता है कि इसे 944 ईस्वी में एक चौहान शासक द्वारा बनाया गया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, रणथंभौर को माना जाता है कि 944 ईस्वी में एक चौहान शासक द्वारा बनाया गया था। वनस्पति में पठारों पर घास के मैदान और मौसमी धाराओं के साथ घने जंगल शामिल है। वन मुख्य प्रकार से ढाक यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जैसे ढाक ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के साथ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट है। पेड़ की एक प्रजाति है जो लंबे समय तक सूखे का सामना करने में सक्षम है। तो ये ढाक जो है एक पेड़ की प्रजाति है जो लंबे समय तक सूखे का सामना करने में सक्षम है, यानी कि अगर बारिश नहीं भी हो तो ये वहाँ पर उगी रह सकती है। इस पेड़ को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। ये उन कई फूलों वाली पौधों में से एक है जहाँ ये शुष्क ग्रीष्म काल में रंग भरते हैं। वन्य जीव स्तनधारियों में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बाघ के साथ पार्क वन्य जीवन में समृद्ध है। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर तेंदुआ, धारीदार लगड़बग्गा, आम, हनुमान, लंगूर, तो ये सारे इसमें पाए जाते हैं। अब राजस्थान के अन्य संरक्षित क्षेत्र कौन से? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, सज्जनगढ़ राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य यहाँ पर पाए जाते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया गया। ये क्या है? ये एक जन आंदोलन अभियान है। ये उद्देश्य लोगों की भागीदारी के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर जल संरक्षण करना। आगे इसमें इस अभियान का उद्देश्य देश भर में जल संरक्षण में तेजी लाना। टैगलाइन क्या है इसकी? बारिश को एकत्रित करो जहाँ पर हो, जहाँ जब भी हो। तो टैगलाइन जो है आपको इंग्लिश में याद रखनी है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये इसकी टैगलाइन है। उद्देश्य सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन करना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कार्यान्वयन अभियान जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। विस्तार कहाँ है इसका? इसे देश में 22 मार्च से 30 नवंबर पूर्व मानसून और मानसून की अवधि तक लागू किया जाएगा। द कैच द रेन कैंपेन में प्रमुख गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे अतिक्रमण हटाना और टंकियों से गाद निकालना। पारंपरिक जल संचयन प्रणाली जैसे बावड़ियों की मरम्मत, जैसे बावड़ियाँ बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा राजस्थान में बावड़ियाँ बनाई जाती थी पहले, जो कि हमारे यहाँ टूरिज्म का भी एक स्पॉट है। राज्यों से प्रत्येक जिलों में वर्षा केंद्र खोलने का अनुरोध किया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ये कहाँ है? देखिए, एशिया में गेंडों की 3 प्रजातियाँ हैं। ग्रेटर वन सिंग वाली जो है 3 प्रजातियाँ हैं। ग्रेटर वन सिंग राइनो यानी कि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, दूसरा है जामन राइनो, तीसरा सुमात्रन राइनो। ये 3 प्रजातियाँ हैं एशिया के अंदर गेंडों की, राइनो की। एशिया के अंदर राइनो की केवल 3 प्रजातियाँ कौन कौन सी? ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। अब जो भारत में केवल एक सींग वाला जो गेंडा है ग्रेट वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, भारत में खाली ये वाला पाया जाता है वन हॉर्न राइनो, और ये राइनो के रूप में भी जाना जाता है, इंडियन राइनो के रूप में, और ये राइनो प्रजातियों में सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा है। आगे है इसमें ये एकल काले सींग और त्वचा की परतों के साथ भूरे भूरे रंग की खाल, उसकी भूरे रंग की खाल होती है। अब इसके कंजर्वेशन स्टेटस जावन और सुमात्रा राइनो गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ग्रेटर जो एक सिंग वाला यानी कि इंडियन राइनो जो है वो IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जावन और सुमात्रन राइनो जो है उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अब ये तीनों परिशिष्ट साइट्स की अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, तीनों, चाहे जावन हो, सुमात्रन हो, या आपका इंडियन राइनो हो, या ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो ये तीनों जो है साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। लेकिन अगर इनका IUCN की रेड लिस्ट की स्टेटस देखें तो जावन और सुमात्रो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इंडियन राइनो या आपका ग्रेट वन हॉर्न राइनो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। अब जो वन हॉर्न राइनो है ये गेंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। पर्यावास क्या है? हैबिटेट। ये प्रजाति भारत, नेपाल, तराई, उत्तर पश्चिमी बंगाल और असम में छोटे आवासों तक सीमित। भारत में गेंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे इसमें असम में 4 संरक्षित क्षेत्रों में 2640 गेंडे हैं, यानी कि असम के अंदर 4 इनके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। कौन कौन से? पाबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इन चारों जगहों पर इसमें टोटल 2640 गेंडे हैं। अब उनमें से लगभग 2400 खाली काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में है, यानी कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है 2400 गेंडे खाली केवल इसी में ही, और टोटल चारों में ये चारों प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। अब इनको खतरा क्या है? सींगों का अवैध शिकार होता है इनके आवास को हानि, जनसंख्या घनत्व और घटती अनुवांशिक विविधता, यानी कि इनकी जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है, जो डाइवर्सिटी है वो भी घटती जा रही है। अगली न्यूज़ है हमारी अंतर्राज्यीय बाघ पुनर्वास परियोजना, इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट। ये कब हुआ था शुरू? 2018 में शुरू किया गया था। पहली बाघ अंतर्राज्यीय बाघ पुनर्वास परियोजना को अब निलंबित कर दिया गया है। ये अब इसलिए न्यूज़ में है कि पहली बाघ पुनर्वास परियोजना 2018 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत शुरू की गई। ये कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से एक मादा सुंदरी
नर का जो नाम था वो महावीर था और जो मादा बाघ थी उसका नाम सुंदरी। इसको ओडिशा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। देखिए 2018 में जब इस परियोजना को शुरू किया गया इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट, इसमें क्या किया गया, एक कान्हा टाइगर रिजर्व से आपका एक महावीर नर लिया गया, यानी कि मेल टाइगर लिया गया जिसका नाम था महावीर। और जो पन्ना टाइगर एमपी का जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से क्या लिया गया, एक मादा ली गई। मादा जो थी फीमेल का नाम क्या था, सुंदरी। इनको कहाँ पर रिलोकेट किया गया, ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में। तो इसलिए ये अब इसको बंद कर दिया गया। अब बाघों का पुनर्वास क्यों बताया गया, स्थानांतरण 2 उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए था, प्रादेशिक विवादों को कम करने के लिए और उन क्षेत्रों में बाघों को फिर से शुरू करना जहाँ विभिन्न कारणों से आबादी काफ़ी कम हो गई। तो इसलिए इसके दो मेन रीज़न थे। अगली न्यूज़ है हमारी अफ्रीकी वन हाथी, अफ्रीकी फॉरेस्ट एलिफेंट्स। तो ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी सवाना हाथी को क्रमशः गंभीर रूप से संकटग्रस्त या क्रिटिकली एंडेंजर्ड और संकटग्रस्त घोषित किया है। देखिए 2 हाथी हैं, 2 हाथियाँ कौन कौन सी हैं, अफ्रीकी वन हाथी, अफ्रीकी रेन फॉरेस्ट, अफ्रीकी फॉरेस्ट, इसको क्या किया गया है, इसको ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और दूसरा है अफ्रीकी सवाना एलिफेंट, ये कहाँ है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। अफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थलीय जानवर, एशियाई हाथियों की तुलना में थोड़े बड़े। एशियाई हाथियों के छोटे गोल कान होते हैं, हाथी मात्र सत्तात्मक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये मादा के नेतृत्व वाले समूह में रहते हैं। मादा जो होती है, मादा हाथिनी जो होती है वो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी होती है। आगे इसमें कीस्टोन प्रजातियाँ, ये क्या है, अफ्रीकी हाथी कीस्टोन प्रजाति है, जिसका अर्थ है कि अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसका विस्तार इसका अफ्रीकी हाथियों का उप सहारा अफ्रीका के सवाना और मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के वर्षा वनों में वितरित किया जाता है। प्रकार अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियां हैं, अफ्रीकी सवाना या झाड़ी हाथी, अफ्रीकी सवाना या शरब हाथी, ये बड़े जानवर हैं। उप सहारा अफ्रीकी मैदानों में घूमते हैं, IUCN रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त एंडेंजर्ड रूप से सूचीबद्ध हैं। और अफ्रीकी जो वन हाथी हैं ये छोटे हैं साइज़ में, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में, IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। अगली और लास्ट न्यूज़ है आज की हमारी, भारी धातु जल प्रदूषण, हैवी मेटल वाटर पॉल्यूशन। ये गंगा के पानी में कोविड-19 की महामारी के बाद भारी धातु प्रदूषण में कमी आई है, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। औद्योगिक अपशिष्ट जल में कमी गंगा जल में भारी धातु प्रदूषण को रोकने में काफ़ी हद तक कम कर सकती है। औद्योगिक अपशिष्ट जल गंगा बेसिन में उत्पन्न अपशिष्ट जल की कुल मात्रा का 20% योगदान देता है। अब इसमें बताया गया है कि कृषि अपवाह और घरेलू सीवेज से जो इनपुट था वो लगभग समान था, लेकिन जो इंडस्ट्री का इनपुट था हैवी पॉल्यूटेड मेटल का, वो कम हो गया है। भारत में भारी धातु जल प्रदूषण के बारे में, भारी धातु किसी भी धातु रासायनिक तत्व को संदर्भित करता है जिसका उच्च घनत्व होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, कम सांद्रता में जहरीला या होता है। इसमें पारा, कैडमियम या आर्सेनिक आते हैं। ये 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक का घनत्व आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मानदंड है, यानी कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम का इस्तेमाल की इसमें सलाह दी जाती है। मानव जनित रोग कौन से होते हैं इसके बढ़ने से, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट, कृषि और पशुधन, परिवहन, उत्सर्जन मानव जनित स्रोत हैं इसके, और प्राकृतिक स्रोत हैं ज्वालामुखी गतिविधि, मिट्टी और पानी से धातु का वाष्पीकरण, मिट्टी का कटाव, भूवैज्ञानिक अपक्षेप। आगे इसमें गैर मानसूनी अवधि में सीसा, कैडमियम, निकिल, क्रोमियम और तांबे का संदूषण अधिक आम था, ये इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। मानसून की अवधि में लोहा, सीसा, क्रोमियम और तांबा सहनशीलता की सीमा को पार कर गया। प्रदूषण के स्रोत, जल में धातु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से, चट्टानों में पानी का रिसना, ज्वालामुखी गतिविधि, जंगल की आग, शहरीकृत क्षेत्रों से वर्षा जल अपवाह आदि। और मानव जनित स्रोत कौन से, खनन, मिलिंग, चढ़ाना, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट जल, बहिस्त्राव, सैनिटरी लैंडफिल, कृषि अपवाह और जीवाश्म ईंधन का दोहन। तो ये हमारा आज एनवायरनमेंट का फर्स्ट लेक्चर था। इसी तरह हमारा सेकंड लेक्चर कल आएगा और हमारा पूरा 1 साल का एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।